गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी को अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। विजय बेटा खुश रहिए। आप सभी को अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। राहुल बेटा जल्दी आपको खबर मिल जाएगी। प्रथम, ये क्या खबर लिख रहे हैं आप? एम्स इन वीम्स क्या है प्रथम शर्मा? ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा बेटा? इतना जल्दी खत्म करना है? चलिए, ओके। जब तक बाकी बच्चे ऑनलाइन आ रहे हैं, तब तक सबसे पहले मैं आपको होमवर्क दे दूं। और आज हम उसी सीक्वेंस को जो कल लास्ट में स्टार्ट किए थे, उसी सीक्वेंस को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। मुझे ऐसा पता चला कुछ बच्चों के मैसेज और कॉल से कि आप लोग होमवर्क प्रॉपर ढंग से नहीं कर रहे हैं। बेटा, एक बच्चा मुझसे पूछता है, सर जब हम ऑनलाइन पढ़ते हैं तो हम सबसे ज्यादा फोकस कैसे करें? ये जो आपको होमवर्क मैं अभी दे रहा हूं मॉडिफाई करके, होमवर्क देने का जो तरीका है, ये इसीलिए ऐसा है ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाए। अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे, अगर आप खुद को नहीं खींचेंगे, तो बेटा नहीं हो पाएगा। मतलब जैसा जितना कहा जाए उतना आपको करना है, वरना बैकलॉग बढ़ता जाएगा, पीछे का बढ़ता जाएगा। जस्ट वॉक विद अस। अपनी प्लानिंग मत करिए, हमारे साथ चलिए। मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करते चलिए। मैं आपसे डेली कहता हूं, बेटा डेली लेक्चर के शॉर्ट नोट्स बनाओ। मैं गारंटी से कह सकता हूं, आप लोगों का चेहरा नहीं दिख रहा है, मोर देन 50% बच्चे ऐसे होंगे जो अभी भी डेली नोट्स नहीं बना रहे होंगे, डेली शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे होंगे, नहीं बना रहे होंगे। जो आपको होमवर्क दिया जाता है, मैं आपसे कहता हूं कि बेटा आपको होमवर्क अटेम्प्ट करना है, आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे होंगे। यार यही तो सीखना है। होता क्या है ना, जो मेडिकल का स्टूडेंट है, मेडिकल का स्टूडेंट नहीं, श्वेतम बेटा, मैं सबकी कॉमन बातें कर रहा हूं। मुझे पता है कुछ बच्चे बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, मैं उनकी बातें नहीं कर रहा हूं। हमें सबको लेके चलने वाली बात है। तो जो बच्चे नहीं कर रहे हैं मैं उनको फोकस कर रहा हूं, मैं किसी एक बच्चे को नहीं कर रहा हूं, या जो अच्छा कर रहे हैं उनको नहीं कह रहा हूं। तो आपसे जितना कहा जाए उतना करना है, बस इसे नियम बना लो। जब आप इसे फॉलो करोगे तो आपको देखना बेनिफिट नजर आएगा। मेडिकल के बच्चे का एक डर होता है, एक भय होता है, जैसे ही सवाल में मैथमेटिक्स दिखती है उसको आधे कंसेप्ट गायब शुरू होने लग जाते हैं। तभी तो मैंने आपसे कहा कि बेटा डेली शॉर्ट नोट्स बनाना है। कितने लोग शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं डेली? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। मैं जानना चाहता हूं कितने बच्चे ऐसे हैं जो डेली लेक्चर का शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं। आपको मैं डेली होमवर्क में भी लिखता हूं, कितने लोग हैं? सच बताना यार, सच बताना। मैं जानना चाहता हूं कितने लोग वैसे ही हैं जो फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे बना रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं बना रहे हैं। यहां देख पाना पॉसिबल नहीं है। बस आपको मैं यही कहूंगा बेटा, अगर आप सच में पूरा बेनिफिट चाहते हैं तो प्लीज डेली होमवर्क जरूर करते रहें। नेक्स्ट क्लास का जो आपका होमवर्क है, सबसे पहले मैं जिस सीक्वेंस में होमवर्क देता हूं, आपको होमवर्क उसी सीक्वेंस में करना है। नेक्स्ट क्लास का सबसे पहला होमवर्क है बच्चों, आप सबको लेक्चर 5 और लेक्चर 6 रिवाइज करना है। राइट, मतलब कल की क्लास और आज की क्लास को आपको रिवाइज करना है। सबसे पहले आज मैंने आपको 1 से लेके 5 6 तक रिवाइज करने को पहले नहीं बोला। सबसे पहले क्या बोला? लेक्चर 5 लेक्चर 6 को रिवाइज करना है। तो बस इसी सीक्वेंस में करो ना। जब होमवर्क हो जाए तो टिक लगा दो। अपना तो काम यही है, चाहे मॉड्यूल का सवाल हो, चाहे होमवर्क का सवाल हो, ये सब कुछ अपने को टिक लगाना है। क्लियर? तो सबसे पहला आपका काम रहेगा रिवाइज लेक्चर 5 लेक्चर 6। और आज मैं इतना इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक दो बच्चों ने मुझसे पूछा और मैंने उनसे कुछ पुराना पूछा, उन्हें नहीं आता। ऐसा नहीं चलेगा। दूसरा आपका होमवर्क रहेगा, जब आप होमवर्क नंबर 1 कर लेंगे उसके बाद, जब होमवर्क नंबर 1 कर लेंगे उसके बाद आपका दूसरा होमवर्क रहेगा लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 6 तक रिवाइज करना है। सबसे पहले 5 और 6 रिवाइज करोगे, कल की क्लास आज की क्लास, क्योंकि आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। फिर आप 1 से लेकर 6 तक पूरा रिवाइज करोगे। जब ये सारा रिवाइज हो जाएगा फिर आप सवाल अटेम्प्ट करोगे। चाहे तो आप इस रिवीजन के बाद शॉर्ट नोट बना लो, मैंने बाद में लिखा है, ये आपके ऊपर है। मैं मान के चल रहा हूं बच्चे बहुत सारे शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, इसलिए मैंने शॉर्ट नोट्स का होमवर्क लास्ट में लिखा है। बट अगर आप नहीं बना रहे हैं तो इन दोनों होमवर्क के बाद आप शॉर्ट नोट्स बना लो। ठीक है? मैं मान के चल रहा हूं कि आपको मैं पहले से शॉर्ट नोट्स दे रहा हूं, इसलिए मैंने शॉर्ट नोट्स का काम इस बार लास्ट बाद में दिया। लेकिन जो बच्चे नहीं बना रहे हैं वो पहले शॉर्ट नोट्स बनाए फिर रिवाइज करें। यार 1 घंटे लगेंगे, क्लास के तुरंत बाद रिवाइज करिए ना। 1 घंटे लगेंगे इस पूरे प्रोसेस को, लगेंगे 1 आवर लगेंगे, मैं मान रहा हूं। और जो आपको होमवर्क दिया है ये भी आपको लगेगा। अब कोई बच्चा, मैंने लिखा है एक्सरसाइज 1 अप टू 76,
कोई बच्चा 1 से करेगा तो यार वो तो पीछे रहेगा ना। मैं मान के चल रहा हूं कि आप 48 तक कर चुके हैं, मैं 48 से 76 दे रहा हूं, ठीक है। तो जब आप पुराना होमवर्क करेंगे तो नहीं आएगा, लेकिन जब आप पुराना होमवर्क नहीं करेंगे ना तो आपको सब लगेगा कितना सारा होमवर्क है, बैकलॉग है। इसलिए डेली का होमवर्क करें, बस यही मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ताकि आप पूरा बेनिफिट ले पाओ। क्योंकि जहां मैथमेटिक्स आती है ना, जहां नंबर आते हैं, जहां बार बार आते हैं, वहां आपका दिमाग, मेडिकल के बच्चे का दिमाग, क्योंकि वो बार बार मैथ नहीं पढ़ता, उसका जो दिमाग है ना वो घबरा सा जाता है। इसीलिए आपसे मैं इस स्ट्रेटजी को अपनाने कह रहा हूं, प्लीज इसे फॉलो करें। फिर आपको सारे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ये है आपका नेक्स्ट क्लास का होमवर्क, राइट। अगर कोई बच्चा ये सब कुछ कर लेता है तो उसके बाद आप लोग बिगिनर बॉक्स 3 भी अटेम्प्ट कर लेना, कर सकते हो। तो अगेन ये 1 से लेके 5 तक 100% होमवर्क है। जो 100% कर लेगा, बहुत अच्छे, आप बिल्कुल बिल्कुल साथ में चल रहे हैं। कोई बच्चा 5 तक नहीं करता, 4 तक करता है, तो समझो ना 5 100% है तो एक नंबर को 20% ले ले अपन, मतलब उसने 80% होमवर्क कर लिया। कोई बच्चा 3 तक करता है तो 60% कर लिया, कोई बच्चा 2 तक करता है तो 40 कर लिया। तो आप जितना ज्यादा होमवर्क करेंगे, आपको उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, आपको उतना ज्यादा मजा आएगा। पूरी ताकत से पढ़ो, पूरी क्षमता से पढ़ो, जो करते आए हो वही करते रहोगे तो वही होता आएगा जो होता आया है। जितनी आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, पूरी कैपेसिटी से पढ़े, बस यही आज का विचार है। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज के होमवर्क में मैंने कुछ पुराना रिवीजन नहीं दिया है, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि आप दिवाली के हॉलीडेज में रिवीजन दिए हैं। मैंने पहले आपको रिवीजन का होमवर्क दिया था। जो मैं होमवर्क दे रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं आप उसे फॉलो कर रहे हैं, उसके हिसाब से मैं आपको होमवर्क देता हूं, राइट। तो आज रिवीजन का होमवर्क नहीं है। मैंने पहले कहा था इस सप्ताह हमें आयोनिक पे पूरा ताकत लगाना है। ये सप्ताह आयोनिक के नाम करना है, तो आयोनिक आयोनिक ही चलना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। लास्ट क्लास में बच्चों में आपसे आप सबका ध्यान चाहिए। अगले 20 मिनट तक थ्योरी है, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना। कुछ सवाल आपके बीच में मन में आएंगे, जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा वो सवाल क्लियर हो जाएंगे, बट लिसन केयरफुली। जब मैं कहूं लिसन केयरफुली तो लिसन केयरफुली। बच्चों, कल हमने शुरू किया था सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, राइट। मैंने कल आपके दिमाग में कंसेप्ट बैठा दिया था कि जो सॉल्युबिलिटी होता है, यूं ही घुलना नहीं होता, यूं ही घुलना डिसॉल्व होना होता है। सॉल्युबिलिटी और डिसॉल्व होने में एक डिफरेंस होता है। सॉल्युबिलिटी केवल सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए डिफाइन होता है, सॉल्युबिलिटी केवल इक्विलिब्रियम पर डिफाइन होता है। ये सारी बातें मैंने कल आपको बता दी थी। मैंने कहा था जब कभी कोई सॉल्ट डिसॉल्व होता है तो गिवन सॉल्वेंट में उसका कितना मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व हो सकता है, यही उसकी सॉल्युबिलिटी है। कहीं ना कहीं सॉल्युबिलिटी भी डिसॉल्व होना ही है, बस फर्क इतना है वो मैक्सिमम डिसॉल्व होना है। मतलब मैक्सिमम कितना डिसॉल्व हुआ। अगर कभी सवाल में इस प्रकार की लैंग्वेज का प्रयोग करे तो आप समझ जाना, अरे वो सॉल्युबिलिटी की ही बात कर रहा है। किसी गिवन सॉल्वेंट में, किसी गिवन टेम्परेचर पर, किसी सॉल्यूट का कितना मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व होता है, यही उस सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी होता है। सॉल्युबिलिटी सॉल्ट के लिए डिफाइन है, सॉल्युबिलिटी किसी आयन के लिए डिफाइन नहीं है। ये जो सॉल्युबिलिटी वर्ड होता है, हम लोग किसी सॉल्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं कि फला सॉल्ट कितना सॉल्युबल है, फला सॉल्ट कितना घुल गया है। जो सॉल्युबिलिटी वर्ड है उसके साथ जो सबसे खास टर्म है वो है इक्विलिब्रियम। और जैसे ही इक्विलिब्रियम लगता है वैसे ही सारा किस्सा इक्विलिब्रियम का अप्लाई होने लगता है। ये जो सॉल्युबिलिटी है किसी सॉल्ट के लिए इस्तेमाल होती है। जो सॉल्युबिलिटी है वो हमें कभी मोल पर लीटर तो हमें कभी कभी मोल पर लीटर तो कभी ग्राम पर लीटर में गिवन होती है। सर ये मोल पर लीटर क्या है? सॉल्युबिलिटी है। सर ये एस क्या है? सॉल्युबिलिटी है। सॉल्युबिलिटी किसकी है? किसी सॉल्ट की। सर इसे हम फील कैसे करें? बच्चों, इसे आप फील ऐसे कर सकते हैं। मान लीजिए हमने कोई सॉल्ट लिया, ठीक है, हमने एक सॉल्ट लिया और जो सॉल्ट था उसका हमने 20 ग्राम लिया। बोले ठीक है। जैसे ही सॉल्ट का हमने 20 ग्राम लिया, उसे वाटर में ऐड किया। जैसे ही सॉल्ट को हमने वाटर में ऐड किया तो 20 ग्राम में से लेट से 5 ग्राम सॉल्ट डिसॉल्व हो गए। 5 ग्राम सॉल्ट डिसॉल्व हो गए। अहम बात ये नहीं थी, 5 ग्राम डिसॉल्व हुए और साथ में उस कंटेनर के नीचे 15 ग्राम जम गए, 15 ग्राम प्रेसिपिटेट हो गए। तो हम समझ गए कि उस गिवन सॉल्वेंट में जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होता है उस पर्टिकुलर सॉल्ट का वो कितना है? 5 ग्राम। मतलब उस गिवन टेम्परेचर पर, उस गिवन सॉल्वेंट के लिए
उस गिवन कंडीशन पर वो जो सॉल्ट है उसकी सॉल्युबिलिटी है 5 ग्राम। मान लेते हैं यहां पे जो टोटल वॉल्यूम है वो 1 लीटर है, तो मैं कहूंगा सर वो जो सॉल्ट है उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो है 5 ग्राम पर लीटर। बच्चों सुनिएगा, वो जो सॉल्ट है उसकी जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्ट की जो सॉल्युबिलिटी है वो है 5 ग्राम पर लीटर। अच्छा, हमने जाना कि वो 5 ग्राम पर लीटर डिसॉल्व है क्योंकि हमें पता चला हमने 20 ग्राम मिलाया था, 15 ग्राम नीचे जम गया, मतलब 5 ग्राम ही डिसॉल्व है। 5 ग्राम ही डिसॉल्व है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है। 5 ग्राम मैक्सिमम डिसॉल्व है, इंपॉर्टेंट ये है। और जैसे ही मैक्सिमम डिसॉल्व बोला हम समझ गए भाई ये उसकी सॉल्युबिलिटी है, हम समझ गए वहां पे इक्विलिब्रियम आ चुका है। जब जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब तब हमारी ये कोशिश होगी कि जो सॉल्युबिलिटी है उसे हम मोल पर लीटर में ही लेके चलेंगे। अगर कभी सवाल में ग्राम पर लीटर गिवन होगा सॉल्युबिलिटी सॉल्ट की, तो उसे हम मोल पर लीटर में ही कन्वर्ट करेंगे। सॉल्ट होता है, उसकी सॉल्युबिलिटी होती है कभी ग्राम पर लीटर तो कभी मोल पर लीटर में गिवन होती है, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हमारी ये कोशिश होगी कि हम उसे मोल पर लीटर में ही लेके चलें। बड़ी आसान सी बात है। आपको सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी दे रखी है 5 ग्राम पर लीटर, लेट्स से, तो आपसे कोई बोला कि भैया इसे मोल पर लीटर में कन्वर्ट करें, तो मोल पर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप इसे मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे। अरे नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है ना, वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मान लो अपने को वेट गिवन है, उसे मोल में कन्वर्ट करना है, तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे, अपने पास सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी आ जाएगी मोल पर लीटर में। ठीक है, इसी चीज को अब मैं ऐसे समझाता हूं, सुनिएगा बच्चों। मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है, राइट। ये जो कंटेनर है इसमें पानी भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, और हमने इसमें सॉल्ट मिलाया। ऐसा समझो अभी हम लोग जब ओस्टोअल डाइल्यूशन लॉ की बात कर रहे थे तो वहां एक टर्म बोल रहे थे इलेक्ट्रोलाइट। इसे उसी से रिलेट करते हैं। जैसे वहां इलेक्ट्रोलाइट होता था, एक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग होता था तो कुछ इलेक्ट्रोलाइट वीक होते थे। तो वैसा ही यहां पे सोचो, जो सॉल्ट होते हैं उनकी जो सॉल्युबिलिटी है उसके बेसिस पे हम सॉल्ट को दो तरीके से क्लासिफाई कर लेते हैं। एक हाईली सॉल्युबल होता है, एक स्पैरिंगली सॉल्युबल होता है। The word I'm using here is sparingly soluble. Sparingly soluble का मतलब होता है ऐसे सॉल्ट जिनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, जिनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, जिनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, सॉल्युबिलिटी वेरी वेरी लेस। इसे आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, जैसे वहां इलेक्ट्रोलाइट होता था तो एक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग होता था तो एक इलेक्ट्रोलाइट वीक होता था। जो स्ट्रांग होता था उसका अल्फा 1 के करीब होता था, जो वीक होता था उसका अल्फा वेरी वेरी लेस देन 1 होता था। ऐसे ही रिलेट करो कि अपने पास दो तरह के सॉल्ट हैं, या तो वो हाईली सॉल्युबल है या तो वो स्पैरिंगली सॉल्युबल है। अगर वो हाईली सॉल्युबल है, कहने का मतलब ये है कि जितना मिलाओगे वो सारा का सारा डिसॉल्व हो जाएगा, वो सारा का सारा सॉल्युबल हो जाएगा। हेलो, लेकिन अगर वो स्पैरिंगली सॉल्युबल है तो जितना मिलाओगे उतना सॉल्युबल नहीं होगा। मान लो आपने उस सॉल्ट का 100 ग्राम मिलाया बच्चों, कितना मिलाया 100 ग्राम। तो अगर आप उस सॉल्ट का 100 ग्राम मिला रहे हो, अगर आप उस सॉल्ट का लेट से कुछ मोल मिला रहे हो, तो जितना मिला रहे हो उतना डिसॉल्व नहीं होगा क्योंकि वो जो सॉल्ट है वो स्पैरिंगली सॉल्युबल है। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, एक एक केस बना लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं केस 1 की। मान लीजिए हाईली सॉल्युबल है, तो हमारे पास पानी था, इस पानी में हमने सॉल्ट को मिलाया। वो जो सॉल्ट है लेट से AB है। कौन है? AB है। चलो सॉल्ट का नाम बदल देते हैं ताकि दोनों में अलग अलग दिखे। एक बार XY ले लेते हैं, एक बार AB लेते हैं। ये सॉल्ट XY है। जैसे ही मैंने XY को पानी में मिलाया तो XY सॉलिड है बच्चों। क्लियर? अब XY पानी में जाके टूटेगा तो वो अपने आयन में टूटेगा, X प्लस वाई माइनस आयन। ये हो जाएगा X प्लस एक्वस, ये हो जाएगा Y माइनस एक्वस। सुनना ध्यान से, जैसे ही हमने सॉल्ट को मिलाया, सॉल्ट अंदर गया, सॉल्ट अंदर पहले घुला। सबसे पहले सॉल्युबल होता है, उसके बाद आयोनाइजेशन होता है। सबसे पहले सॉल्युबल होता है और फिर उसके बाद आयोनाइजेशन होता है। ये जो सॉल्ट है क्योंकि हाईली सॉल्युबल है तो जितना आप मिलाओगे वो सारा का सारा घुल जाएगा। समझिए, पानी में आपने नमक को मिलाया, पानी में आपने नमक, ये पानी है, ये बॉटल ट्रांसपेरेंट नहीं है। पानी में आपने नमक को मिलाया, नमक आपने 10 ग्राम लिया और 10 ग्राम जैसे ही मिलाया जाके अंदर घुल गया।
जब नमक पानी में घुल जाता है और मैं आपको उस नमकीन पानी को दिखा के पूछूं कि बताओ बेटा इसमें नमक घुला है कि शक्कर घुला है, आप पानी को देख के नहीं बता सकते हो इसमें नमक या शक्कर है, वो तो टेस्ट करके पता चलता है नमक है। मेरा कहने का मतलब क्या समझिएगा, जब कभी हम किसी सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, डिसॉल्व करके हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं, वो जो सॉल्यूशन बनता है उसका फेज एक होता है। नमक पहले सॉलिड था, घुलने के बाद सॉलिड है, लेकिन हमें जो नजर आता है वो पूरा का पूरा एक ही फेज लिक्विड नजर आता है। इसीलिए कहा जाता है कि सॉल्ट का जो फिजिकल स्टेट है वो सॉलिड था, सॉलिड है, सॉलिड रहेगा, लेकिन जो फेज है, मैंने आपको इक्विलिब्रियम में फेज और फिजिकल स्टेट में अंतर बताया था, लेकिन जो उसका फेज है वो फेज अब लिक्विड ही है। ऐसा सोचो कि सॉल्ट को जैसे हमने पानी मिलाया वो पानी के रंग में रंग गया, हमने जब पूरे सॉल्यूशन को देखा तो हमें एक ही रंग नजर आया, हमें सब का सब पानी नजर आया। जो नजर आया, जो फेज नजर आया वो कौन था? लिक्विड। मतलब अगर हमने सॉल्ट को पानी में मिलाया तो सबसे पहले सॉल्ट घुल गया, क्योंकि ये सॉल्ट हाईली सॉल्युबल था, ये पूरा का पूरा घुल गया। और जब कोई घुलता है, जब कोई घुलता है उसका जो फेज है वो उसी फेज में होता है जिसमें घुलता है। मतलब नमक को हमने पानी में घोला तो नमक जैसे ही पानी में घुला उसी के रंग में रंग गया, उसी के फेज में ढल गया, हमें जो पूरा सिस्टम नजर आया वो तो लिक्विड ही नजर आया। मतलब सॉलिड जो सॉल्ट था उसका फेज क्या है? लिक्विड। लिक्विड जो लिक्विड था उसका फेज क्या है? लिक्विड। इसीलिए जब कभी कोई सॉल्ट घुलता है, हेलो हेलो, घुलता है तो हम उसे लिखते हैं एक्स एक्वस। आप ऐसा भी सोच सकते हो कि पहले हमने एक्स वाई सॉलिड मिलाया, एक्स वाई सॉलिड घुला, एक्स वाई एक्वस बना, और जैसे ही घुला उसके बाद आयनाइजेशन हुआ। जो सॉल्ट होता है वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसीलिए 100% आयनाइजेशन होगा। मतलब अगर वो सॉल्ट हाईली सॉल्युबल है, तो हाईली सॉल्युबल है तो जैसे ही आप उसे मिलाओगे सारा का सारा घुल जाएगा, सारा का सारा घुल जाएगा और सारा का सारा आयन में टूट जाएगा। मान लीजिए आपने इसके 1 मोल मिलाए तो जो घुलेगा वो भी 1 मोल घुलेगा, और 1 मोल एक्स वाई से 1 मोल एक्स प्लस आएगा, 1 मोल वाई माइनस आएगा। बच्चों मेरी बात को समझिए, अगर वो हाईली सॉल्युबल होता तो ऐसा ही होता। देखने में कुछ ऐसा है जैसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन है। मान लो मैंने सॉल्ट नहीं बोला होता, मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ए बी बोला होता, तब भी तो आपने यही कहा होता सर ए बी जाएगा, ए प्लस प्लस बी माइनस में टूटेगा, सर एक्स वाई जाएगा, एक्स प्लस बी वाई माइनस में टूटेगा। क्लियर? अगर वो हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है तो पूरा का पूरा घुलेगा, पूरा का पूरा आयन में टूटेगा, यहां पे कोई इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। बच्चों गौर करिएगा, यहां पे कोई इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। लेकिन अगर वो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होता, मतलब ये रहा हमारा केस 2, राइट, ये है हमारा केस 2। अगर वो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होता तो मान लेते हैं जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है वो है एबी। मैंने जैसे ही सॉल्ट को मिलाया होता तो एबी सॉलिड पानी में आया होता, पर ये इस सॉल्ट का नेचर है कि जितना मिलाते हो उतना घुलता नहीं है। हमने मान लो कुछ अमाउंट मिलाया, जैसे ही इसको पानी में मिलाया उसमें से कुछ अमाउंट घुल गया, जो घुलेगा वो पानी के रंग में रंगेगा, उसका फेज वही होगा जो पानी का फेज होगा, बोले तो लिक्विड। सॉल्ट मिलाया कैसा था? सॉलिड। घुल गया तो कैसा हो गया? एक्वस, क्योंकि पानी के रंग में रंग गया, पानी के फेज में ही उसका फेज हो गया। हमने मिलाया था लेट से 10 मोल, चलो मैं बोल देता हूं 100 मोल, चलो मैं बोल देता हूं 1000 मोल, ताकि मैं आपको फील करा पाऊं स्पेरिंगली का मतलब क्या है। हमने मिलाया था 1000 मोल, भैया 1 मोल नहीं, 2 मोल नहीं, 1000 मोल मिलाया। ऐसे ही इस सॉल्ट का हमने 1000 मोल मिलाया, इस 1000 मोल में से मात्र 1 मोल घुला। कितना मोल घुला? 1 मोल। कितना मोल लिया था? 1000 मोल। कितना मोल घुला है? 1 मोल। तो ए बी एक्वस में कौन है? 1 मोल। हेलो, ये जो 1 मोल है ये घुला नहीं है, ये जो 1 मोल है ये मैक्सिमम घुला है। अरे सर, अगर ये मैक्सिमम घुला है मतलब यही तो इसकी सॉल्युबिलिटी है। क्या बच्चों फील कर पा रहे हो? कितना घुला है? 1 मोल। मैक्सिमम घुला है कि अभी और घुलेगा? सर अब और नहीं घुलेगा। हमें कैसे पता चला अब और नहीं घुलेगा? सर वैसे ही 20 ग्राम मिलाया था तो 5 ग्राम घुल गया, 15 ग्राम नीचे बैठ गया। हमने देखा कि नीचे 9999 मोल प्रेसिपिटेटेड है, तो समझ गए कि मैक्सिमम 1 मोल ही घुला है।
1 मोल घुला है, मतलब इसकी जो सॉल्युबिलिटी है, इसकी जो सॉल्युबिलिटी है बच्चों, वो 1 मोल प्रति लीटर ही तो है। मान लेते हैं जहां घोल रहे 1 लीटर है। बच्चों सुनिएगा, कितना मिलाया? 1000। कितना घुला? 1 मोल। 1 मोल 1 लीटर में ही घुला, राइट। लेकिन जितना घुला वो सारा का सारा टूटेगा, तो वो A प्लस एक्वस बनाएगा, साथ में B माइनस एक्वस भी बनाएगा। घुला कितना? 1 मोल। टूटा कितना? A प्लस B माइनस। लिसन केयरफुली, अगर वो सॉल्ट है तो जितना सॉल्युबल होगा उतना का उतना आयोनाइज होगा, ये बात पक्की है। हाँ, अगर हाईली सॉल्युबल होता तो जितना मिलाया था पूरा का पूरा टूट जाता। स्पेरिंगली सॉल्युबल है तो जितना मिलाया उतना नहीं टूटेगा, लेकिन जितना घुला उतना जरूर टूटेगा। मतलब सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, है, रहेगा, लेकिन जो सॉल्ट ज्यादा घुला वो उतना पूरा का पूरा टूटेगा। जो सॉल्ट कम घुला वो कम घुलेगा, लेकिन जितना घुलेगा उतना पूरा टूटेगा। बच्चों, अक्सर बच्चों को डाउट आता है, सर जब सॉल्ट स्पेरिंगली सॉल्युबल है तो उसे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्यों कह रहे हैं? बेटा दिमाग में क्लियर करो, इलेक्ट्रोलाइट टूटने से कहा गया है, घुलने से नहीं कहा गया है। स्पेरिंगली सॉल्युबल है कि हाईली सॉल्युबल है, ये उसकी सॉल्युबिलिटी की बात हो रही है, ये उसके डिसॉल्व होने की बात हो रही है। कोई ज्यादा सॉल्युबल है, कोई कम सॉल्युबल है, इसका मतलब ये नहीं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट। सॉल्ट कोई हाईली सॉल्युबल होगा, कोई वीक सॉल्युबल होगा, कोई स्पेरिंगली सॉल्युबल होगा, लेकिन एक बात पक्की है, जितना घुलेगा पूरा का पूरा टूटेगा। क्योंकि हमने 1000 मोल मिलाया था, केवल 1 मोल ही टूटा है। तो बच्चों मैं इसे ऐसे कह देता हूं, नीचे ही लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। मैं इसे ऐसे लिख देता हूं, AB सॉलिड। सुनना ध्यान से, AB सॉलिड। AB सॉलिड कितना मिलाया था? 1000 मोल। लेकिन कितना घुला है? 1 मोल। बेटा ये जो सॉल्ट है वो AB टाइप का है, मतलब एक AB से एक A प्लस आएगा, एक B माइनस आएगा। मतलब AB से अगर 1 मोल घुला है तो इसका 1 मोल आएगा, इसका 1 मोल आएगा। बोलो हाँ या ना? मतलब मैं इस रिएक्शन को ऐसे लिख रहा हूं, AB सॉलिड से बना A प्लस एक्वस प्लस B माइनस एक्वस। 1000 मोल मिलाया, लेकिन केवल 1 मोल ही आयन आया, तो हम ऐसा कह सकते हैं सर, यहां पे जो इसकी सॉल्युबिलिटी है वो 1 मोल है, और यही इसकी मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी है, यही इसकी मैक्सिमम सॉल्युबल होने की कैपेसिटी है। यहां पे इक्विलिब्रियम आ गया। आप याद रखिएगा, जो इक्विलिब्रियम आता है वो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की सिचुएशन में आता है। ऐसा सोचो, हम 1000 मोल लेके चल रहे थे, केवल 1 मोल ही घुला, तो ऐसा बोल सकते हो कुछ घुल रहा है, कुछ फिर से प्रेसिपिटेट हो रहा है। इसे ऐसे फील करो बच्चों। मैंने कल की क्लास में एक एग्जांपल लिया था कि मान लो मेरे पास 1 लीटर पानी है, उसमें हमने 1 चम्मच नमक मिलाया, 2 चम्मच नमक मिलाया, 3 चम्मच नमक मिलाया। जैसे ही 3 चम्मच नमक के बाद हमने चौथे चम्मच का एक दाना मिलाया, सारा का सारा नमक जाके प्रेसिपिटेट हो गया। बच्चों सुनिएगा, पहला चम्मच घुल गया, दूसरा चम्मच घुल गया, तीसरा चम्मच घुल गया। जैसे ही आपने चौथा चम्मच मिलाया तो चौथा चम्मच जाके नीचे बैठ गया। तो बच्चों को लगता है, अरे साहब उसमें 3 चम्मच घुला था, चौथा चम्मच जाके नीचे प्रेसिपिटेट हो गया। सच में वो जो चौथा चम्मच था वो प्रेसिपिटेट नहीं हुआ। जैसे ही आपने चौथा चम्मच मिलाया, उसमें से कुछ घुला, तो जो ऑलरेडी घुला हुआ था वो उसको कंपनसेट करने के लिए नीचे बैठ गया। तो आपने जो मिलाया कुछ घुला, और जो घुला था वो नीचे बैठ गया। तो एक्चुअल में होता क्या है, वहां पे एक इक्विलिब्रियम होता है, वहां पे एक इक्विलिब्रियम होता है। तो अपने को तो ऐसे याद रखना है कि जो भी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होता है, जब हम उसको पानी में मिलाते हैं तो उसके सॉल्युबिलिटी और आयनाइजेशन में एक इक्विलिब्रियम होता है, जिसको रिएक्शन में हम कुछ ऐसा लिखते हैं, कुछ ऐसा लिखते हैं। AB सॉलिड कितना लेके चल रहे थे? 1000। लेकिन A प्लस कितना मिलेगा? 1 मोल। B माइनस कितना मिलेगा? 1 मोल। साहब इतना ही क्यों मिला? क्योंकि इतना ही घुला, क्योंकि इतना ही घुला। क्लियर? तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो इतनी ही है। ये समझने का मतलब है कि हमने इसको समझा, जब उसमें मैक्सिमम डिसॉल्व होगा वो इतना ही होगा फॉर अ कांस्टेंट टेंपरेचर फॉर अ गिवन सॉल्वेंट। क्लियर? तो यहां तक आपको दो बातें क्लियर होनी चाहिए कि अगर हाईली सॉल्युबल होगा तो वैसा ही होगा जैसा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अगर स्पेरिंगली सॉल्युबल होगा तो वैसा ही होगा जैसा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट। मैंने आपको एक सरल एग्जांपल से समझाया, 1 मोल 1 मोल। ऐसा हमेशा नहीं होगा, इसको ऐसे समझते हैं बच्चों। मान लीजिए ये जो सॉल्ट मैंने आपके सामने लिखा, कुछ ऐसे लिखा, AB सॉलिड
is in equilibrium with A plus aqueous plus B minus aqueous. क्लियर? अब इसके जीवन में इक्विलिब्रियम आ चुका है. AB सॉलिड मतलब AB सॉल्ट, मान लेते हैं AB सॉल्ट की जो सॉल्युबिलिटी है, मान लेते हैं AB सॉल्ट की जो सॉल्युबिलिटी है वो है S मोल पर लीटर. इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है? S मोल पर लीटर. कितना मिलाया फर्क इससे नहीं पड़ेगा, घुला कितना, मैक्सिमम कितना घुला साहब, S मोल पर लीटर. मतलब कितना घुला, S मोल पर लीटर. तो A प्लस कितना आएगा साहब, S. B कितना आएगा, S. S ही तो आएगा ना. AB का एक मॉलिक्यूल एक A प्लस एक B माइनस देता है, तो अगर S घुला तो इसका भी S आएगा, इसका भी S आएगा. बच्चों सुनिएगा, ये S है क्या? सर ये जो S है, लिसन केयरफुली, ये जो S है ये कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस है. A प्लस कौन है? आयन है. आयन की कंसंट्रेशन कितनी है? S. कहां पे है सर? ये सैचुरेशन पे है. सैचुरेशन पे है कहने का मतलब इक्विलिब्रियम पर है, कहने का मतलब यही तो सॉल्युबिलिटी है ना भैया. पर सर सॉल्युबिलिटी तो सॉल्ट की होती है. जी हाँ, सॉल्युबिलिटी सॉल्ट की होती है, सॉल्युबिलिटी कभी आयन की नहीं होती है. मजे की बात है क्योंकि ये सॉल्ट AB टाइप का है, तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो A प्लस की भी कंसंट्रेशन कितनी है? S. What is the concentration of A plus? S. What is the concentration of B minus? S. ये कहां की कंसंट्रेशन है सर? सैचुरेशन की. क्या सैचुरेशन पे इक्विलिब्रियम आता है? जी हां सर आता है. क्या यही उसका सॉल्युबिलिटी है? जी हां सर यही उसका सॉल्युबिलिटी है. क्या यही सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी है? जी हां यही सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी है. सॉल्युबिलिटी सॉल्ट की होती है, किसी आयन की नहीं होती है. सॉल्यूशन में आयन की कंसंट्रेशन होती है और यही हमारा खेल होता है. अगर ये AB सॉल्ट जो कि स्पेरिंगली सॉल्युबल है, तभी इक्विलिब्रियम है. जो कि स्पेरिंगली सॉल्युबल है, जिसकी सॉल्युबिलिटी बहुत बहुत कम है, उसके आयंस और उसके बीच में एक इक्विलिब्रियम आ चुका है, तो यहां पे आयंस की जो कंसंट्रेशन होगी, जो सैचुरेशन की कंसंट्रेशन होगी, वो वही होगी जितनी की उसकी सॉल्युबिलिटी होगी. मतलब ये S मोल पर लीटर, ये S मोल पर लीटर. बच्चा एक बड़े ध्यान से सुन रहा था, उसने मुझसे पूछा सर अगर ये सॉल्ट AB नहीं होता, सर अगर ये सॉल्ट AXBY होता तब क्या होता? मैंने कहा तब ये जैसे टूटता वैसे कंसंट्रेशन आता. तो थोड़ा सा फील करते हैं बच्चों, अगर ये सॉल्ट AXBY टाइप का होता तब हम देखते हैं कितना कितना सॉल्युबिलिटी होता. सर अगर ये सॉल्ट AXBY टाइप का होता तो इसका डिसोसिएशन होता XAY पॉजिटिव प्लस YBX नेगेटिव. ये तो लिख लेते हो ना आप लोग यार. ये ऐसा है बच्चों, A है B है, तो मान लो इसकी वैलेंसी Y है, इसकी वैलेंसी X है, तभी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. तो A पे चार्ज कितना आएगा? ठीक है, X है, कितना टूटेगा? XA. यहां पे चार्ज कितना आएगा? Y. B पे चार्ज कितना आएगा? X. तो अपन ने क्या लिख लिया? XAY प्लस प्लस YBX माइनस. लिसन केयरफुली, AXBY, आपका ध्यान चाहिए यहां पे, AXBY की सॉल्युबिलिटी है S. हेलो हेलो, सॉल्युबिलिटी किसकी है सर? सॉल्ट की. सॉल्ट का नाम क्या है? AXBY. सॉल्युबिलिटी ऑफ AXBY इज इक्वल टू S मोल पर लीटर. AXBY की सॉल्युबिलिटी क्या है साहब? S मोल पर लीटर. मेरा सवाल है अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो बताओ A प्लस कितना है, बताओ BX माइनस कितना है. इसे आप ऐसे समझो, कैल्शियम क्लोराइड है, तो कैल्शियम क्लोराइड जब आएगा या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टूटेगा तो उससे एक कैल्शियम 2 प्लस बनेगा, उससे 2 हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा. अगर मैंने कहा इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी है 1, मतलब इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी है 1 मोल पर लीटर. सॉल्युबिलिटी सॉल्ट की होती है, सॉल्युबिलिटी आयन की नहीं होती. हाँ, सॉल्युबिलिटी से आयन की कंसंट्रेशन निकाली जाती है. अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी है 1, मतलब कैल्शियम 2 प्लस कितना आएगा सर? 1. हाइड्रोक्साइड आयन कितना आएगा सर? 2. सर क्यों 2? अरे यार, एक एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दो दो हाइड्रोक्साइड आयन देगा कि नहीं देगा? मतलब अपने को समझना पड़ेगा कि सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी जितनी है, सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी जितनी है, बच्चों सुनते रहना, सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी जितनी है, आयन की कंसंट्रेशन इस स्टोइचियोमेट्रिक के प्रोपोर्शनेट आएगी. मतलब अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो इसकी जो कंसंट्रेशन है वो कितनी होगी? X इंटू S. सोचो ऐसा और आसानी से, अगर यहां X नहीं होता, यहां Y नहीं होता, सिंपल A होता, सिंपल B होता, तो इसकी सॉल्युबिलिटी S और S होती कि नहीं होती? अगर यहां X आ गया, अगर यहां Y आ गया, तो बेटा ये XS और YS भी तो होगा.
वही वाली बात है कि अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता तो उससे एक कैल्शियम दो हाइड्रोक्साइड आयन आता, तो ये जो आयन है इसका जो कंसंट्रेशन होगा वो एक्सेस होगा, YS होगा। लिसन केयरफुली, ये एक्सेस है क्या सर? ये AY प्लस आयन की कंसंट्रेशन है। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन? X into S. What is the concentration of anion at equilibrium at saturation? Sir, Y into S. हमने आयन की कंसंट्रेशन को सॉल्बिलिटी के फॉर्म में लिख दिया। जब हम पहले बात किया करते थे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो हम यहीं पे क्या लिखा करते थे? सी अल्फा। हेलो, आज हम कंसंट्रेशन की बात नहीं कर रहे, आज हम एक नया टर्म लेके आए हैं सॉल्बिलिटी, क्योंकि जितना हम सॉल्ट मिलाते हैं सारा का सारा नहीं घुलता है। यहां पे हमने सॉल्बिलिटी के फॉर्म में इस आयन की कंसंट्रेशन को लिख दिया। सवाल अब कुछ ऐसा है, एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, हमें इक्विलिब्रियम पर आयन की कंसंट्रेशन पता है। अरे सर, अगर वो इक्विलिब्रियम पर है, आपको आयन की कंसंट्रेशन पता है, तो सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिख डालो ना। अच्छा, एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, हमें उसके आयन की कंसंट्रेशन पता है। आयन की कंसंट्रेशन पता है, कहां की? इक्विलिब्रियम की कि इक्विलिब्रियम के पहले की? सर इक्विलिब्रियम की। तो क्या हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं? सर धड़ल्ले से लिख सकते हैं। सबसे पहले वाले सॉल्ट का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन होगा बच्चों, यही तो होगा, कंसंट्रेशन ऑफ K प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस। अब ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसका नाम क्या रखें? एसिड था तो K बोला, बेस था तो Kb बोला, हाइड्रोलिसिस था तो KH बोला, सॉल्बिलिटी है तो KS बोल दे। लोगों ने ध्यान से बोला भैया सॉल्बिलिटी थोड़ी है, ये तो इन दोनों आयन का प्रोडक्ट है, और जो प्रोडक्ट है ऐसा लग रहा सॉल्बिलिटी का प्रोडक्ट है, तो इसका नाम रख दिया KSP। हेलो, तो हमने इस रिएक्शन के हिसाब से KSP का एक्सप्रेशन लिख लिया, जो KSP होगा कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ AB सॉलिड। आप सभी जानते हैं कि जो सॉलिड होता है उसका जो एक्टिव मास होता है वो 1 होता है। मतलब हमारा जो KSP का एक्सप्रेशन बन गया वो कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस, बोले तो S स्क्वायर बन गया। बच्चों ये क्या है? सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट। ये वैसा ही है जैसा किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, इसमें वो सारी खूबियां हैं जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में होती है। मेरी बात को सुनिएगा, इसमें वो सारी खूबियां हैं जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में होती है। तो जितना जितना कुछ आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में पढ़ा वो सब कुछ यहां लगेगा, बस फर्क इतना है ये सॉल्बिलिटी के प्रोडक्ट से लिखा गया है, तो इसका नाम अपन ने रखा है सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट, दैट इज KSP। तो बच्चा बड़े ध्यान से सुन रहा था, तो उसने कहा सर अगर हमने इस रिएक्शन का KSP लिख लिया तो इस रिएक्शन का भी तो KSP लिख सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल। तो चलो हम इसका KSP लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे? मुझे ये फील चाहिए बेटा, अच्छे सवाल और फॉर्मूले सवाल में बस इतना ही अंतर होता है, आपने कितना उसे फील किया है। जब मैं इस रिएक्शन का KSP करूंगा तो कैसे लिखूंगा? कंसंट्रेशन ऑफ A Y प्लस एट इक्विलिब्रियम इंटू कंसंट्रेशन ऑफ BX माइनस एट इक्विलिब्रियम। इसकी जो कंसंट्रेशन है क्या वो X इंटू S है? जी हाँ है। इसकी जो कंसंट्रेशन है क्या वो Y इंटू S है? जी हाँ है। लेकिन अगर आपको याद हो तो बच्चे हमने आपको ये भी बताया था, जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखा जाता है तो एक्टिव मास रेज टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, एक्टिव मास रेज टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मतलब इस सॉल्ट का जो KSP का एक्सप्रेशन है वो एक्स की पावर x इंटू वाई की पावर y हो जाएगा। इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो कैसा आता है? x की पावर x इंटू वाई की पावर y इंटू s की पावर x प्लस y। बच्चों क्या आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है? x की पावर x इंटू वाई की पावर y इंटू s की पावर x प्लस y। तो एक बच्चा बड़े ध्यान से सुन रहा था, उसने कहा सर इसे हम जनरल रूल ना बना, मैंने कहा बना लो। तो मैं जनरल रूल बना लेता हूं, जब भी हमें किसी सॉल्ट का KSP का एक्सप्रेशन लिखना है, जैसे मान लीजिए AXBY, तो AXBY है तो इससे आयन आएगा XAY पॉजिटिव। आप सब जहां बैठे हैं बोलना भी है, XAY पॉजिटिव प्लस Y भी X माइनस सही है। तो इसका जो KSP का फॉर्मूला आया वो क्या आया? x की पावर x इंटू वाई की पावर y इंटू s की पावर x प्लस y। तो क्या लिख दो बच्चों में? x की पावर x इंटू वाई की पावर y इंटू s की पावर x प्लस y। ऐसा नहीं लग रहा, जो भी सॉल्ट होगा हमें यहाँ पे उसकी एटॉमिसिटी को देखना है, हमें यहाँ पे उसकी वैलेंसी को देखना है, वैलेंसी की पावर इंटू s की पावर s प्लस y। अगर आपको समझ में आया तो चलो हम कुछ एक सॉल्ट का KSP लिख लेते हैं।
ए बी का डिसोसिएशन कैसे होगा सर, ए प्लस प्लस बी माइनस एक्वस, एक्वस मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है ना, यहाँ सॉलिड है, यहाँ एक्वस है, यहाँ एक्वस है। चलो बताओ इसका केएसपी कैसे लिखे, वन वन, वन की पावर वन इंटू वन की पावर वन इंटू एस की पावर वन प्लस वन, बोले तो एस स्क्वायर। बच्चों सीख गए क्या? अगर सीख गए तो बताओ ए बी टू या ए टू बी का केएसपी क्या होगा, बोलो सीधे बोलो, इसका केएसपी क्या होगा बच्चों, बोलो ए बी टू और ए टू बी का केएसपी क्या होगा सर, ए है ना, तो ए यहाँ पे वन है, बी टू है, तो सर ऐसा सोचे ना, वन की पावर वन इंटू टू की पावर टू इंटू एस की पावर टू प्लस वन, बोले तो कितना बच्चों, फोर एस क्यूब। अगर आप सीख गए तो सुनिएगा ध्यान से, मान लो मेरे पास एक सॉल्ट है AB3 और A3B टाइप, चलो इसका केएसपी लिखते हैं, बताओ इसका केएसपी कैसे लिखेंगे सर, ये वन है, ये है थ्री, तो वन की पावर वन, थ्री की पावर थ्री इंटू एस की पावर थ्री प्लस वन फोर, हेलो कितना आ गया 27 इंटू एस की पावर फोर। बच्चों समझ पा रहे हो क्या? मान लेते हैं हमारे पास एक सॉल्ट है, जो सॉल्ट है वो कुछ ऐसा है, A1 B2 C1 D3, बताओ इसका केएसपी कैसे लिखे, बोलो बोलो बोलो, कुछ भी आ जाए, केएसपी का एक्सप्रेशन लिखिए बच्चों, सर वन की पावर वन इंटू टू की पावर टू इंटू वन की पावर वन इंटू थ्री की पावर थ्री इंटू एस की पावर टू थ्री फोर थ्री सेवन, एस की पावर सेवन, मल्टीप्लाई कर लेंगे क्या, टू टू जा फोर इंटू 27 इंटू एस की पावर सेवन, सॉरी फोर लिख दिया मैंने, एस की पावर सेवन, आप इसे मल्टीप्लाई करें, ये कितना आएगा 108 इंटू एस की पावर सेवन, मतलब आप इस काबिल हैं कि फलाना ढिमकाना कोई भी सॉल्ट दे, अगर वो सॉल्ट स्पैरिंगली सॉल्युबल है बच्चों, ये कुछ ऐसा है जैसा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिखते थे, अगर वो सॉल्ट स्पैरिंगली सॉल्युबल है तो आप उसके केएसपी का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं इस जनरल फॉर्मूले की मदद से, कि आप वहां पे देखना है कितने एटम है, कितना उसका वैलेंसी है, वैलेंसी की पावर वैलेंसी इंटू एक्स की पावर समेशन ऑफ ऑल वैलेंसी। एक बार देखते हैं हमने क्या पढ़ा, वरना भूल जाओगे, आप सब कंप्यूटर के सामने देखते हो, देखते देखते आपकी आंखें ऐसी हो जाती है ना, तो देखेंगे हमने अभी तक क्या पढ़ा। राइट, तो सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि सॉल्बिलिटी क्या है, सॉल्बिलिटी कैसे लिखते हैं, मैंने आपको यह भी बताया कि अगर कभी सॉल्बिलिटी ग्राम पर लीटर में दी होगी, आपको मेरे साथ बोलना है यार, अगर कभी सॉल्बिलिटी ग्राम पर लीटर दी होगी, उसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मोल पर लीटर में, किस में कन्वर्ट करेंगे, मोल पर लीटर में। सॉल्बिलिटी सॉल्ट की होती है, आयन की नहीं होती है, सॉल्बिलिटी सॉल्ट की होती है, आयन की नहीं होती है। सॉल्बिलिटी की मदद से हम आयन की कंसंट्रेशन को निकालते हैं, आयन की कंसंट्रेशन से हम लोग सॉल्बिलिटी को निकालते हैं, सॉल्बिलिटी की मदद से हम लोग आयन की कंसंट्रेशन को निकालते हैं और आयन की कंसंट्रेशन से सॉल्बिलिटी को निकालते हैं। कल को मान लीजिए हमने आपसे ऐसा सवाल पूछा होता कि बेटा ये जो फला सॉल्ट है AXBY, ये जो फला सॉल्ट है AXBY, इसमें AY प्लस की कंसंट्रेशन है Z। बच्चों सुनना, कल को मैंने आपसे एक सवाल पूछा होता कि बेटा एक फला सॉल्ट है, कौन सा सॉल्ट है, फला सॉल्ट, फला सॉल्ट है AXBY, उसमें कैटायन की कंसंट्रेशन है Z, तो बताओ उसकी सॉल्बिलिटी कितनी, बोलो बोलो बोलो, बताओ उसकी सॉल्बिलिटी कितनी। बेटा आपको आयन की कंसंट्रेशन बता दी है, आपसे सॉल्बिलिटी पूछ रहे हैं, आपसे एस पूछ रहे हैं, क्या बता पाओगे, बोलो। अगर आपसे आयन की कंसंट्रेशन देके सॉल्बिलिटी पूछा होता तो क्या बता पाओगे, बिल्कुल बता पाएंगे सर, आयन की कंसंट्रेशन एक्सेस है, आपने हमसे एस पूछा है, तो ऐसा ही तो लग रहा, जो कंसंट्रेशन है उसको एक्स से डिवाइड करना है। मान लो यहां पे जेड नहीं लिखा होता, यहां पे मैंने ऐसे बोला होता कंसंट्रेशन एक्सेस है, तो आपको एस बताना तो क्या करते, एक्सेस अपॉन एक्स ही तो करते ना, तो एक्स से एक्स कटता एस मिल जाता ना। तो अब इस सवाल को मैंने घुमा के पूछ लिया, मैंने कहा मान लो आयन की कंसंट्रेशन है जेड, चलो इसे मैं यहां लिख ही देता हूं, मान लो AY प्लस की कंसंट्रेशन है Z और आपसे मैंने पूछा है S, तो क्या करोगे, जो उस आयन की कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ आयन अपॉन स्टोइशियोमेट्री, कंसंट्रेशन ऑफ आयन अपॉन स्टोइशियोमेट्री, आयन की कंसंट्रेशन कितनी है Z अपॉन X, ये क्या है सर, ये उसकी सॉल्बिलिटी है। बच्चों सुनना, यही पूरा न्यूमेरिकल का खेल है, सॉल्बिलिटी से कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन से सॉल्बिलिटी, कभी देगा आयन की कंसंट्रेशन उससे सॉल्बिलिटी, कभी देगा सॉल्बिलिटी तो उससे आयन की कंसंट्रेशन, आयन की कंसंट्रेशन से केएसपी, केएसपी का मतलब है सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट, और ये ऐसा ही होता है जैसा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। बच्चों
क्या आप सुन रहे थे? एक बच्चा बड़े ध्यान से सुन रहा था, उसने मुझसे पूछा, सर यार ये जो सॉल्वेबिलिटी होता है, मैंने कहा हाँ, ये तो साहब मैक्सिमम होता है, ये होता है, मैंने कहा हाँ। अच्छा एक मिनट बच्चों, एक मिनट, आगे बढ़ने के पहले मैं एक सवाल और पूछ लूं आपसे, एक मिनट मैं लौट रहा हूं, एक सवाल और आपसे पूछ लेता हूं। मैंने आपको अभी केएसपी का एक्सप्रेशन बताया ना। अब केएसपी के एक्सप्रेशन में दो सॉल्ट अक्सर आपको कंफ्यूज करते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। एक सॉल्ट है मर्क्यूरस और एक सॉल्ट है मर्क्यूरी। सब लोग सुनिएगा ध्यान से, जब भी अस लग जाता है, अस, मर्क्यूरस, फेरस, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कम है। जब भी इक लग जाता है, मर्क्यूरिक, फेरिक, क्यूप्रिक, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है। मर्क्यूरस में ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, मर्क्यूरिक में ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। क्लियर? इसका जो सॉल्ट होता है वो होता है Hg2Cl2, Hg2Cl2, और ये सॉल्ट है HgCl2। बच्चे अक्सर इसका डिसोसिएशन गलत लिखते हैं। यहां पे जब Hg2Cl2 का डिसोसिएशन होता है तो वो कुछ ऐसे होता है, Hg2 2++2Cl-, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां पे जो Hg है वो +1 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ा बहुत तो याद होगा ना आपको, यहां पे Hg +1 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसका जो डिसोसिएशन होता है वो Hg2 2+ के फॉर्म में होता है, और HgCl2 में जो डिसोसिएशन होता है वो Hg2+ के फॉर्म में होता है। राइट? बच्चे अक्सर जब भी Hg2Cl2 का डिसोसिएशन लिखते हैं तो ऐसे लिख देते हैं 2Hg++2Cl-, ऐसे नहीं होता। और जैसे ऐसे लिखते हैं तो सारा किस्सा बिगड़ जाता है, उसकी स्टोइचियोमेट्री आप बदल देते हो, तो उसका कंसंट्रेशन, सॉल्बिलिटी सब आप बदल देते हो। तो याद रखना है आपको बच्चों, इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में नोट कर लेना, बाद में उससे हैंडआउट में रहेगा ही, कि जब भी Hg2Cl2 का डिसोसिएशन होता है तो Hg2 2++2Cl- में होता है, और HgCl2 का डिसोसिएशन है वो Hg2+ और 2Cl- में है। मतलब जब हम इसके केएसपी का एक्सप्रेशन लिखें तो कैसे लिखेंगे? S2S, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। Hg2Cl2 है तो इसे आप ऐसे मान लो Hg2 एक है, Cl2 एक है। क्लियर? तो केएसपी कैसे लिखेंगे? 1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू s की पावर 3, मतलब कितना आ जाएगा? 4s3। यहां पे कैसे लिखेंगे? Hg1 और ये 2, यहां पे भी कितना आएगा? 4s3 आएगा, 4s3 आएगा, 4s3, लेकिन जो टूटने का तरीका है वो डिफरेंट है, इसे माइंड में रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये अक्सर सवाल में आता है और अक्सर आप सब गलती करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ध्यान रखना। मैंने अभी तक आपको केएसपी लिखना सिखाया, तो बच्चा एक बड़े ध्यान से मुझसे सुन रहा था। मैंने कहा सुनने के पहले पहले एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा। बोले ठीक है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, देखते हैं कौन उसका सही जवाब देता है। मैं समझ जाऊंगा आप सब ध्यान से सुन रहे थे कि बस आंखें खोल के देख रहे थे। आप सबके सामने स्क्रीन पे है सवाल, देखते हैं कौन इसका सही जवाब देता है। इस सवाल को मैंने टीएनटी कैटेगरी में रखा है क्योंकि ऐसा सवाल है जिसमें मोस्ट ऑफ द बच्चे मैंने देखा है गलती करते हैं। देखते हैं आप में से कितने सही बताते हैं। अंकित, रोशन, कुमार, गौरव, मैंने कहा ना, जब सवाल को टीएनटी बोल दिया तब भी आप उसे हल्के में लेते हो। ठीक है, गलत करिए। जब सवाल आपको टीएनटी में बोल दिया है तब भी आप उसे गलत लिखते हैं। तभी मैंने कहा यह सवाल ऐसा है जिसे अक्सर बच्चे गलत लिखते हैं। तो इतना कुछ सिखाने के बाद ये सवाल आपके कंसेप्ट सारे क्लियर कर देगा। अरे भैया ये खेल है इसका। ऑलराइट, चलिए आप सबने मुझे बता दिया, जिन बच्चों ने बताया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आंसर वैसे आ चुका है, कुछ बच्चों ने आंसर बता दिया है, कुछ बच्चे लिख रहे हैं कुछ और। आइए देखते हैं। अपने पास एक सॉल्ट है A2C3, राइट? A2C3 सॉल्ट है, तो जिन बच्चों को फील नहीं आता वो ऐसे लिख लिया करे, A के नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई 3, C के नीचे 2, तो जो बनेगा वो क्या बनेगा? A2C3। मतलब A की वैलेंसी कितनी है? 3, C की वैलेंसी कितनी है? 2, राइट? तो जब इसका डिसोसिएशन होगा बच्चों, तो इसका डिसोसिएशन कैसे होगा? 2A3 प्लस प्लस 2A3 प्लस प्लस 3C 2 माइनस। क्लियर? सवाल आपसे कह रहा है द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ एनायन एंड कैटायन ऑफ अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट आर ए एंड सी। उसने ए को एनायन बोला है, सॉरी, उसे इसको कैटायन बोला है। फिर ए और सी मतलब एनायन कैटायन। तो यहां लिख देता हूं मैं माइनस, यहां लिख देता हूं प्लस। ठीक है?
तो वो कह रहा है कि एनायन और कैटायन की कंसंट्रेशन ए और सी है। बच्चों सुनो, मैंने आपको पहले ही हिंट कर दिया, इसकी कंसंट्रेशन, मैं रिपीट नहीं करूंगा, ध्यान से सुनना, इस पूरे आयन की टोटल कंसंट्रेशन, भैया टोटल कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, ए, इसकी टोटल कंसंट्रेशन, टोटल मतलब एस एक्स 3 y सब मल्टीप्लाई जोड़ भाग करके वो कहा भैया इसका जो टोटल कंसंट्रेशन है वो है सी। मुझे केएसपी लिखना है, तो केएसपी होता क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ A3 माइनस की पावर 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C2 प्लस की पावर 3, यही ना होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना, मान लो मैंने आपको सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट नहीं बताया होता, मैं आपसे पूछता कि आप मुझे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख के बताओ, तो आप क्या लिखते हैं, आप ऐसे ही लिखते हैं सर कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर 3, वही तो लिख रहा हूं मैं। अब A की कंसंट्रेशन कितनी है, A, C की कंसंट्रेशन कितनी है, C, तो A की पावर 2 इंटू C की पावर 3, इसमें क्या दम लगाया। फिर बच्चा मुझसे कहता है सर वो जो आपने हमको सिखाया A2C3 का केएसपी लिखना है, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू S की पावर 3 2 5, सर ये कब लगाएंगे सर, 4 इंटू 27 S की पावर 5, सर ये कब लगाएंगे बेटा, जब सॉल्बिलिटी के फॉर्म में बात करता तो ऐसे लगाते, वो सॉल्बिलिटी के फॉर्म में कहां बात कर रहा है, वो आपसे किसकी बात कर रहा है, कंसंट्रेशन। या ऐसे समझो ना, चलो आप ऐसे समझो कि जब आपको सॉल्बिलिटी के फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, एस की पावर 5 लिखते हैं, हाँ साहब लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं, 2s लिखते कि नहीं लिखते, लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं, 3s लिखते कि नहीं लिखते, लिखते हैं। तो ऐसा समझो ना 2s की वैल्यू a दे रखी है, ऐसा समझो ना 3s की वैल्यू c दे रखी है। नहीं समझे बात को। अब आप जब यहां से करोगे तो आपका जो एक्सप्रेशन वो कॉम्प्लेक्स होगा, आपको टोटल कंसंट्रेशन ही तो दे रखा है, आप कंसंट्रेशन के फॉर्म में सीधे लिखो, काहे को इतनी मेहनत करें, जब आप सीधे कंसंट्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो आप सबके पास केएसपी का एक्सप्रेशन आ जाएगा, और जो केएसपी का एक्सप्रेशन आता है A2C की पावर 3। मतलब आप ऐसे भी समझो बच्चों, अगर ऑप्शन 108 S की पावर 5 होता, ये S की पावर 5 लिखा है ना, अगर ऑप्शन 108 S की पावर 5 होता, अगर ऑप्शन होता तो आंसर ये भी जाता, लेकिन ऑप्शन ए और सी के फॉर्म में है, कंसंट्रेशन के फॉर्म में है, तो कंसंट्रेशन के फॉर्म में आंसर दीजिए ना। जब हम केएसपी लिखते हैं तो केएसपी में कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ही तो लिखते हैं, तो कंसंट्रेशन कितना दिया है, ए और सी का स्क्वायर करके क्यूब करके आंसर बता दिया। इज दिस क्लियर। तो इस सवाल से मैंने आपको समझाया कि जो सॉल्बिलिटी होती है, सॉल्बिलिटी क्या होती है, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, हमें कंसंट्रेशन चाहिए होता है, हम लोग अक्सर एस के फॉर्म में लिखते हैं। सवाल कभी कभी आपके मजे लेता है तो मजे मत लेने देना बच्चों, कुछ ही देर में न्यूमेरिकल का खेला शुरू होने वाला है। उसके पहले आपको बता दूं, जो सॉल्बिलिटी है किसी भी सॉल्ट के लिए, किसी भी सॉल्ट के लिए वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। मतलब अगर उसकी सॉल्बिलिटी x है तो कितना भी मिला दो मैक्सिमम s ही घुलेगा, मैक्सिमम s ही घुलेगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। ये कुछ ऐसा है कि एक सॉल्ट अगर पानी में घुल रहा है कुछ, तो हो सकता है किसी दूसरे सॉल्वेंट में और घुले। सॉल्वेंट के बदलने से सॉल्बिलिटी बदलती है, टेम्परेचर को बदलोगे तो बदलेगा, तो आप टेम्परेचर ज्यादा करोगे तो ज्यादा घुलेगा। एक्चुअल में होता क्या है, जब आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां आपको बताया जाता है जब भी कोई सॉल्ट घुलता है तो उसका डेल्टा एच सोल्यूशन होता है। जो डेल्टा एच सोल्यूशन होता है वो डेल्टा एच हाइड्रेशन एनर्जी प्लस डेल्टा एच लैटिस एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, आप सब अचीवर में है तो मैं इतना तो आप मान चलता हूं, आपको लैटिस एनर्जी अजीब नहीं लगेगा सुन के। ये जो लैटिस एनर्जी होता है ना, ये टेम्परेचर का फंक्शन होता है। किसका फंक्शन होता है, टेम्परेचर का। तो इसीलिए जब हम टेम्परेचर को बदलते हैं तो पूरा का पूरा डेल्टा एच सोल्यूशन बदलता है, क्योंकि डेल्टा एच लैटिस एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन है। तो अपन कहते हैं कि टेम्परेचर के बदलने से भी सॉल्बिलिटी बदलती है। क्लियर। तो आपको याद ये रखना है, जैसे आपने वहां याद रखा कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो यहाँ का जो केएसपी है वो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जैसा है। बस आपको एक्स्ट्रा याद रखना है कि जो सॉल्बिलिटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। बच्चा कहता है ठीक है साहब टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, समझ में आता है, ज्यादा टूटेगा ज्यादा घुलेगा। सॉल्वेंट बदलेंगे तो साहब कोई पोलर ज्यादा होगा कोई कम होगा, समझ में आता है। सर कॉमन आयन के बदलने से, कॉमन आयन के आने से कैसे सॉल्बिलिटी में चेंज आता है, कैसे सॉल्बिलिटी में चेंज आता है, तो उसे मैं आपको ऐसे समझाता हूं बच्चों। याद हो तो मैंने आपको कॉमन आयन इफेक्ट समझाया था, पहले मैं आपको याद दिला देता हूं क्योंकि आप लोग अक्सर भूल जाते हैं। अपने पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता था,
CH3COH, याद आया? वीक इलेक्ट्रोलाइट। भैया वो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आज यहां का स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट ही तो है। जैसे वहां पे वीक इलेक्ट्रोलाइट होता था, वैसे ही यहां पे स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। तो आप जब वीक इलेक्ट्रोलाइट में कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाया करते थे, याद आया? वीक इलेक्ट्रोलाइट में कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाया करते थे, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से कॉमन आयन आता था। कॉमन आयन के आने से रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता था। कौन बैकवर्ड शिफ्ट होता था? वीक वाला। स्ट्रॉन्ग वाला नहीं होगा सर, वो स्ट्रॉन्ग है, वो पूरा टूट रहा, उसके दुनिया में उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं है। ये जिसके जीवन में इक्विलिब्रियम आया है ना, जहां सब कुछ थम सा गया है, उसका डिस्टर्ब होता है। उसके जीवन में इक्विलिब्रियम नहीं आया, वो तो आगे चल रहा, आगे चल रहा, आगे चल रहा। लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाती है, तो हम कहते हैं बिकॉज ऑफ कॉमन आयन। मैं याद दिला रहा हूं अभी, बिकॉज ऑफ कॉमन आयन अल्फा ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस। क्या आप सबको याद आया बच्चों? क्या आप सबको याद आया? जैसा वहां होता था, जैसा वहां होता था, एग्जैक्टली वैसा यहां पर है। मान लीजिए हमारे सामने एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, ठीक है? मान लीजिए हमारे सामने एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है AgCl। कौन है? AgCl। हमने उसमें एक हाईली सॉल्युबल सॉल्ट मिला दिया NaCl। ऐसा मानो ना ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ऐसा मानो ना ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। हाँ हाँ सही तो है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट में हमने हाईली सॉल्युबल सॉल्ट मिला दिया। पहले सॉल्यूशन में केवल Ag था, बच्चों सुनना यार, पहले सॉल्यूशन में केवल Ag था। Ag का डिसोसिएशन हुआ तो Ag प्लस Cl माइनस बना, सॉल्बिलिटी S KSP S² आया। इसकी दुनिया कुछ ऐसे चल रही थी, AgCl था, Ag प्लस था, Cl माइनस था। आपने इसमें NaCl हाईली सॉल्युबल मिला दिया, इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। जैसे NaCl मिलाया, Na प्लस Cl माइनस आया। मतलब इसकी सॉल्बिलिटी पहले कितनी थी? S। इसकी सॉल्बिलिटी पहले कितनी थी? S। अब यहां से भी Cl माइनस आ रहा है, यहां से भी Cl माइनस आ रहा है, तो Cl तो कॉमन आयन हुए ना? हाँ हुए। जब कॉमन आयन होंगे तो रिएक्शन पीछे जाएगी ना? हाँ जाएगी। मतलब जितना पहले घुला था क्या उतना ही घुलेगा? नहीं सर, जब रिएक्शन पीछे जाएगी तो ये S जो है वो घट जाएगा। हेलो, तो अपने को निकालना होता है नया S। क्लियर? पहले सॉल्बिलिटी S थी, लेकिन जैसे ही कॉमन आयन आया, तो कॉमन आयन आने से रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो गया। रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हुआ तो सॉल्बिलिटी घट गई। पॉइंट नंबर 1, कॉमन आयन की वजह से, कॉमन आयन की वजह से, बिकॉज ऑफ कॉमन आयन सॉल्बिलिटी डिक्रीजेस। बिकॉज ऑफ कॉमन आयन सॉल्बिलिटी डिक्रीजेस। पॉइंट नंबर 2, घट गई तो बताओ कितनी हो गई? जो ये सॉल्बिलिटी घट गई तो बताओ कितनी हो गई? तो कैसे करते हैं सुनिएगा। सबसे पहले कैसे करते हैं सुनिएगा। सबसे पहले रिएक्शन को अपन ने लिखा, इसकी सॉल्बिलिटी S थी, इसकी सॉल्बिलिटी S थी, यहां से कॉमन आयन आया। जैसे मान लो यहां से NaCl आपने C मिलाया, तो कंसंट्रेशन Cl माइनस C हो जाएगा, हो जाएगा। अब ये S नहीं रहेगा, ये क्या रहेगा? S डैश। सर ये S डैश क्यों हो जाएगा? क्योंकि बेटा ये बदल चुका है। सर ये बदल क्यों गया है? क्योंकि रिएक्शन पीछे चला गया है, तो उसकी वजह से सॉल्बिलिटी बदल गई है। तो अब जब आप KSP लिखोगे, कैसे लिखोगे सुनिएगा। कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, राइट? Ag प्लस कितना है? S, राइट? Cl माइनस कितना है? आप KSP में लिखते क्या हो? कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। तो Cl माइनस कितना है? सर Cl माइनस है S डैश प्लस C, और जो ये S डैश है ये C की तुलना में बहुत छोटा है। ये वही वाली बात है, जब हम कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो बेटा वीक मत बोलो, समझो बहुत छोटा है। जब हम कहते हैं अल्फा लेस देन 1, लेस देन 1 नहीं, वेरी वेरी लेस देन 1, तो जब आप स्पेरिंगली सॉल्युबल कहते हो ना, तो सॉल्बिलिटी कम नहीं, बहुत कम। मतलब अगर कंसंट्रेशन 0.1 है ना, तो जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं ना, उनकी सॉल्बिलिटी आती है 0.00001, ऐसी कुछ आती है। तो यार इसकी तुलना में कितना छोटा वैल्यू है। तो जब भी कॉमन आयन लगता है, कॉमन आयन जो कि स्ट्रॉन्ग से आया है, वीक में लगा रहे हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल में लगा रहे हैं, तो स्पेरिंगली सॉल्युबल बहुत छोटा होता है सी की तुलना में, इसलिए अक्सर ये नेग्लेक्ट हो जाता है। तो यहां से अपन कहते हैं जो S डैश होगा, S डैश कितना होगा? KSP/EC। जब जब कॉमन आयन का सवाल आएगा, जब जब कॉमन आयन का सवाल आएगा, ऐसे ही किया जाएगा
स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का जो सॉल्युबिलिटी है वो नेग्लेक्ट होगा स्ट्रॉन्ग या हाईली सॉल्युबल सॉल्ट की कंपैरिजन। मैंने कहा ये जो सॉल्युबिलिटी होता है कई फैक्टर पे डिपेंड करता है। कॉमन आयन के आने से सॉल्युबिलिटी घट जाती है तो कितनी हो जाती है ऐसे निकालते हैं। अगर आप सब सीख गए हैं तो आओ शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। शुरू करें क्या बच्चों? शुरू करें क्या? ये सारी चीजें बार बार सवाल में आएंगी, राइट? सारी चीजें बार बार सवाल में आएंगी। बच्चों सवाल शुरू करें क्या? हेलो बच्चों, बड़े ध्यान से सुन लो आज यार। सवाल शुरू करें क्या? चलो, तो जो सारी बातें मैंने आपको सिखाई सवालों में रिपीट करता चलूंगा, फिर से सब कुछ क्लियर होगा आप सबके सामने। स्क्रीन पे पहला सवाल, रूल वही रहेगा, आप सवाल को पढ़ोगे, अटेम्प्ट करोगे, जब मैं बोलूंगा तो आप केवल सुनोगे, चाहे बना चाहे नहीं बना। मैं बोलूं तो आपको सुनना है, ये रूल बना के चलना। आप सबके सामने स्क्रीन पे पहला सवाल। कंसंट्रेशन Cl माइनस की है, समझिएगा। सॉल्युबिलिटी नहीं बोला है बच्चों, कंसंट्रेशन आयन की बोला है। सॉल्युबिलिटी नहीं बोला है, आयन की कंसंट्रेशन बोला है। हिंट नंबर 1, अभी मैं हिंट दे रहा हूं। MgCl2, Mg2 प्लस 2Cl माइनस S2S, 2S बराबर 10 की पावर -3। हिंट दिया है मैंने अभी, समझ पाए क्या? आपको 2S की वैल्यू दे रखी है 10 की पावर -3, S निकल जाएगा, KSP आ जाएगा। KSP का एक्सप्रेशन तो आप लोग लिख लोगे तुरंत, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 4 इंटू S क्यूब। S की वैल्यू रखनी है, आंसर निकालेंगे। आई होप सबको समझ में आ गया। चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, बच्चों सुनना। सवाल में मैं सॉल्व कर रहा हूं। Cl माइनस की कंसंट्रेशन दे रखी है 10 की पावर -3 मोलर। 10 की पावर -3 मोलर है, मतलब कंसंट्रेशन Cl माइनस की। तो हमने हमारे हिसाब से Cl माइनस कंसंट्रेशन निकाली, कितनी आई? 2S। तो 2S कितना हो गया? 10 की पावर -3। तो यहां से S निकल गया, कितना बच्चों? 10 की पावर -3/2। KSP में वैल्यू पुट कर दो, KSP का एक्सप्रेशन का आंसर आ जाएगा। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 5 इंटू 10 की पावर -10। कितना है बच्चों? 5 इंटू 10 की पावर -10। 5 इंटू 10 की पावर -10। आई होप आपको समझ में आया। रुक जाओ अभिषेक, अभी तो शुरू हुआ है खेला। अरे अभी तो शुरू हुआ है। चलिए आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। कंसंट्रेशन इंटू कंसंट्रेशन, बेटा राहुल बताओ ना क्या यूनिट होगी? कंसंट्रेशन यूनिट क्या होगी? आदर्श जायसवाल, TNT का मतलब है इंपॉर्टेंट पॉइंट। TNT मींस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बाय TNM, सो दे बिकम TNT। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहां आप गलती करते हैं, जहां आप फंसते हैं, जहां आप मिस्टेक करते हैं, जहां आप भूल जाते हैं, उन सभी पॉइंट्स को अपन कहते हैं TNT। मुझे उम्मीद है आप सबने कर लिया होगा। समय समाप्त। चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, आपका ध्यान चाहिए। 22.2 मिलीग्राम है, 2 लीटर है, तो भैया अपना दिमाग तो सबसे पहले चल रहा है कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड का, राइट? क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन निकल गया तो मोल आ गए, मोलैरिटी आ गई। तो चलो सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मेरे हिसाब से ऐसा कोई नहीं होगा जिसको अप्रोच में दिक्कत हो। सबको पता है यार CaCl2 का 22.2 मिलीग्राम है 2 लीटर में, तो कंसंट्रेशन निकाल लो। और जो कंसंट्रेशन है वही मोलैरिटी है। कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, तो मोल्स कितने आते हैं? 2 इंटू 10⁻⁴। वॉल्यूम है 2 लीटर, वहां से आपने उसकी निकाल लिए मोल्स, वो कितने आए? 10⁻⁴। और यही है सॉल्बिलिटी। लिसन केयरफुली। अब बच्चा यहां खूब कंफ्यूज होता है। बच्चा सोचता है यार अपने को दिया क्या है, अपने को लिखना क्या है, अपने को दे क्या रखा है। आपसे सवाल कह रहा है कि एक 2 लीटर का सॉल्यूशन है, 2 लीटर के सॉल्यूशन में 22.2 मिलीग्राम कैल्शियम क्लोराइड है और सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, मतलब यही
वो मैक्सिमम अमाउंट है जो घुला है। बच्चों प्लीज सुनना यार, यही वो मैक्सिमम अमाउंट है जो घुला है। हमने कितना मिलाया ये वो नहीं है, ये वो है जो सैचुरेट सॉल्यूशन में मिला है। मतलब भैया यही तो उसकी सॉल्युबिलिटी है। अच्छा, तो हमने जो मोलैरिटी निकाली सच में वही सॉल्युबिलिटी है, सच में वही एस है। भूलना नहीं, सॉल्युबिलिटी सॉल्ट की होती है, आयन की नहीं होती है। सॉल्युबिलिटी सॉल्ट की होती है, आयन की नहीं होती है। क्लियर? तो यहां से अपन ने एस निकाल लिया, जो एस की वैल्यू आई वो 10 की पावर -4, खेल खत्म। अब ये कैल्शियम क्लोराइड है, ये है 1, ये है 2, तो केएसपी क्या होगा 1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू एस की पावर 1 प्लस 2 बोले तो 4s3। हेलो, अब एस की वैल्यू पुट करना था, आंसर आपके सामने है 4 इंटू 10 की पावर -12। हर्षित बता तो दिया यार, क्या कर रहे हो, सुनते नहीं हो। ठीक है, 4 इंटू 10 की पावर -12 इज द क्लियर। बेहद ही आसान सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पे है। अगला सवाल आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्लास के बाद इन सभी सवालों को एक बार फिर करेंगे। सोचो क्या दे रखा है, हमसे क्या पूछा है। मान के चल रहा हूं आपको Cl- का और एल्युमिनियम का एटॉमिक वेट याद है। प्रेम कुमार चौधरी बेटा, सॉल्युबिलिटी सॉल्ट की होती है, आयन की कंसंट्रेशन हम सॉल्युबिलिटी के फॉर्म में लिखते हैं। हमने लिखा था XS YS, तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन सॉल्युबिलिटी के रूप में लिखी जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप सब। हिंट नंबर 1, ये Cl- का अमाउंट है, तो Cl के मोल निकाल लो ना, Cl का कंसंट्रेशन निकाल लो ना। Cl के कंसंट्रेशन से S नहीं आ जाएगा। हिंट 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 हिंट, ये Cl- का अमाउंट है, तो Cl- के मोल्स निकाल लो ना। 0.01065 अपॉन 35 Cl- का कंसंट्रेशन निकाल लो ना, कितना होगा N/V, बोले तो ये अपॉन 10। कंसंट्रेशन किसका है Cl- का। सोचो ना, जब AlCl3 को आप पानी में घोलोगे वो सॉल्युबल होगा, तो Al3++3Cl- नहीं होगा, होगा। मतलब ये S3S नहीं होगा, होगा। मतलब 3s बराबर C नहीं होगा, होगा। क्या यहाँ से S नहीं आएगा सर? आएगा सर, आ तो जाएगा, हमको भी समझ में आया। सवाल कैसे सॉल्व होगा सर, थोड़ा सा अप्रोच क्लियर है कैलकुलेशन में। सर वो बहुत लंबे नंबर है सर, सॉल्व करने में दिक्कत आ रही, सॉल्व करिए। कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा बेटा। ऑल राइट, तो इस सवाल में, हाँ मैं मानता हूं ऐसे सवाल आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, ये यहाँ पे पीपीटी में था सवाल। मतलब ये अगर एग्जाम में आया होता ना, यहाँ पे कोई सिंपल सा नंबर होता जो सिंपल कट जाता। आई एग्री बेटा, आई एग्री, इसमें कैलकुलेशन है। ठीक है, नहीं यूज नहीं करना है, मैं आपके सामने बता देता हूँ कितना आता है मल्टीप्लाई करके। ऐसे नंबर वाले सवाल आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, ऐसे सवाल आएंगे पर वहां नंबर कोई सिंपल होगा। जैसे मान लो लिखा होगा 35.5 मिलीग्राम, तो फटाफट सॉल्व हो जाएगा, है ना। अब वो पीपीटी में था तो मैंने चेंज नहीं किया है, बट अगर एग्जाम में सवाल आएगा तो यहाँ पे लिखा होगा 35.5 मिलीग्राम, राइट। हेलो, तो अभी आपके सामने जो सवाल है फिलहाल तो ये है, क्या ऐसा कोई बच्चा है, ताकि मैं सवालों का लेवल बढ़ाऊं, जिसको अप्रोच क्लियर नहीं, मुझे बता दो। क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसको अप्रोच क्लियर नहीं है? हाँ ये भी तो सिंपल ही था यार, 106.5 है तो 35.5 टू 3 करो ना, ये भी तो सिंपल ही है, कहाँ है इसमें कैलकुलेशन। बिल्कुल सही। तो आपने सबसे पहले Cl- के मोल निकाल लिए, वहां से कंसंट्रेशन निकाल ली, कंसंट्रेशन को 3s के इक्वेट कर दिया। 3s के इक्वेट क्यों किया समझ में आया ना, CS के इक्वेट कर दिया तो वहां से S आ गया, S आया तो KSP आ गया। अरे KSP तो आप लोग लिख ही लोगे ना इसका बच्चे, कैसे 1 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3 इंटू S की पावर 4, बोले तो 27 S की पावर 4 S रखो, आंसर आ जाएगा। क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसको अप्रोच क्लियर नहीं है? बहुत बढ़िया, अब आप सब तैयार हैं अगले सवाल के लिए। देखो यार,
जो सॉल्युबिलिटी है और जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है बिल्कुल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जैसा है। मैं आपको याद दिला रहा हूं, जब कभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होती है इसका मतलब है प्रोडक्ट ज्यादा है, इसका मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बना है। वही लॉजिक यहां पे लगाएं। सोचिए, जिसकी केएसपी ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा, ऐसा सच है जब तक सॉल्ट का टाइप सेम है। रूल होता है जिसकी केएसपी ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा, जो कि सच है। सॉल्युबिलिटी हम लोग जो लिख रहे हैं, राइट, हम लोग जो सॉल्ट का एक्सप्रेशन लिखते हैं उसमें ऐसे लिखते हैं ना, a प्लस प्लस बी माइनस एस एस। तो एस ज्यादा होगा तभी तो केएसपी ज्यादा होगा। जब एस की वैल्यू ज्यादा होगी तभी तो केएसपी ज्यादा होगा। तो बच्चे यहां से रूल बना लेते हैं, जब केएसपी ज्यादा तो एस ज्यादा, या एस की वैल्यू ज्यादा तो केएसपी ज्यादा। लेकिन याद रखना, पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, ये कंपैरिजन तभी तक चलता है जब सेम टाइप का सॉल्ट होता है। अगर सॉल्ट का टाइप डिफरेंट है तो आपको प्रॉपर एस निकालना पड़ेगा और एस निकाल के आपको सॉल्युबिलिटी बतानी पड़ेगी। ये सवाल मैं आप सबको सिखा देता हूं क्योंकि अभी सभी सवाल नए नए टाइप के आ रहे हैं, कुछ बच्चे कर पा रहे हैं, जो नहीं कर पा रहे सुनिएगा। अगर मान लो ये सारा का सारा ऐसा होता है ए बी सी डी ई एफ टाइप का, ठीक है, सारे सॉल्ट एक जैसे होते, तो अपन सिंपल केएसपी देखते और केएसपी देख के बता देते सर जिसकी केएसपी ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा, सीधे बता देते। लेकिन आप ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे जो सॉल्ट है वो तीनों डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं। जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं तो हमें इसका भी एस निकालना होगा, हमें दूसरे का भी एस निकालना होगा, हमें तीसरे का भी एस निकालना होगा। सबसे पहले एस निकालना होगा फिर आंसर देंगे। तो एस कैसे निकालते हैं देखिएगा। सबसे पहला सॉल्ट है ए बी, उसकी केएसपी की वैल्यू इतनी है, इसका जो केएसपी होगा वो कितना होगा, एस स्क्वायर। वहां से हमने एस निकाला, वो आता है 10 की पावर -9। दूसरा सॉल्ट है AB2, तो 1 की पावर 1, 2 की पावर 2 मतलब 4 इंटू एस क्यूब, तो उससे हमने एस क्यूब की वैल्यू निकाली, उससे एस निकाला, वो कितना है 10 की पावर -7। AB3 सॉल्ट के लिए हमने एस की वैल्यू निकाली, वो कितनी आई 10 की पावर -6। पहले वाले सॉल्ट के लिए एस की वैल्यू है 10 की पावर -9, दूसरे वाले सॉल्ट के लिए एस की वैल्यू है 10 की पावर -7, तीसरे वाले सॉल्ट के लिए एस की वैल्यू है 10 की पावर -6। ये जो एस होता है यही सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो जिसका एस ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा। आप मुझे देख के बता सकते हैं इसमें सबसे ज्यादा एस किसका है, सबसे बड़ा कौन है, तो साफ साफ दिख रहा है जो लास्ट वाला है 10 की पावर -6 सबसे बड़ा है, उसके बाद -7 है, उसके बाद 1 है, मतलब 3 2 1 इज द करेक्ट आंसर, राइट। सबसे ज्यादा कौन है 3, फिर कौन है 2, फिर कौन है 1। तो द करेक्ट आंसर इज 3 2 1। ठीक है। हाँ, तो ये जो सवाल था इसमें मुझे आपको सिखाना ये था कि बेटा अगर सॉल्ट का टाइप डिफरेंट होगा तो आप एस निकाल के ही सॉल्युबिलिटी को कंपेयर करोगे, अगर सॉल्ट एक जैसा होगा तो फिर आप कर लेना। इसके भी ट्रिक होते हैं लेकिन मैं आपको ट्रिक नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने ऐसा देखा है जब जब एग्जाम में सवाल आया है, जैसे 2 बार आए हैं, तो वो सवाल ऐसे थे कि आपको सॉल्व करने पड़े। तो होता क्या है ना, जो आपके दिमाग में कभी कभी ट्रिक बैठ जाता है तो उसके जो लचीले पॉइंट होते हैं, जो वीक पॉइंट, उसमें आप फंस जाते हैं। आप नहीं फंसो, इसलिए आपको मैं सलाह दे रहा हूं बेटा ऐसे ही करो, सवाल सही होना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो AB AB2 AB3 इज दिस क्लियर? आप सबके सामने स्क्रीन पे है अगला सवाल। फाइंड आउट पीएच ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ बैरियम हाइड्रोक्साइड इफ केएसपी दे रखा है। हमसे पीएच पूछा है। सोचो, केएसपी दिया है तो उससे एस आ जाएगा, एस आ जाएगा तो OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन आ जाएगा, OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन आएगा तो उससे POH आ जाएगा, POH आएगा तो उससे पीएच आएगा। बेहद ही आसान सवाल। बैरियम हाइड्रोक्साइड, बैरियम हाइड्रोक्साइड का केएसपी दे रखा है, आपसे पीएच पूछा है। फाइंड आउट पीएच ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ बैरियम हाइड्रोक्साइड इफ केएसपी इज दिस। बेहद ही आसान सवाल। सबसे पहले बहुत अच्छे कुछ बच्चों ने सॉल्व कर लिया, जो लोग नहीं सॉल्व कर पाए वो लोग सुनेंगे, उनको पहले मैं अप्रोच बता दूं। अप्रोच कैसे? बैरियम हाइड्रोक्साइड है, लिसन केयरफुली बेटा, इसका डिसोसिएशन होगा तो बनेगा बैरियम 2 प्लस प्लस 2H माइनस। कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं सर आप तो पहले हमें कहा करते थे बैरियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। मैंने कहा बेटा मैं पहले भी कहता था आज भी कह रहा हूं, लेकिन सर केएसपी की वैल्यू तो बहुत छोटी है, इसका मतलब वो घुलता नहीं है। तो सर फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैसे है? घुलने से इलेक्ट्रोलाइट का कोई रिलेशन नहीं है। कम घुला ये उसकी घुलने की समस्या है, पर जितना घुला पूरा टूटेगा, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। बैरियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो इसलिए है क्योंकि जितना घुलेगा पूरा टूटेगा।
बैरियम हाइड्रोक्साइड इज बैरियम 2 प्लस प्लस 2H माइनस। इसका हमें KSP दे रखा है, तो बच्चे समझ जाते हैं सर ये S है, ये 2S है, तो उनके दिमाग में ये तो आ जाता है सर KSP है, इसका KSP कितना होगा 1 2 मतलब 2 की पावर 2 मतलब 4 S क्यूब, तो सर KSP से हम लोग S निकाल लेंगे, वहां से अपने पास OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन आ जाएगी जो कि 2S है, सर OH माइनस से POH आ जाएगा, सर POH से PH आ जाएगा। दिस इज द अप्रोच, राइट। जब आप इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो जो करेक्ट आंसर आता है 9.3 आप सबके सामने सॉल्यूशन है। KSP से अपन ने S निकाल लिया, S की वैल्यू आती है 10 की पावर -3, OH माइनस से 2S तो 2 × 10⁻³ PH आ गया माइनस लॉग ऑफ 2 × 10⁻5। सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, 4.7 तो PH इक्वल टू 14 माइनस PH दैट इज 9.3। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया, क्या बात है। सारे सवाल बन रहे हैं आपकी कृपा से। प्रथम बेटा अगले सवाल में, अभी आने वाले अच्छे सवाल, मैं चाहता हूं कि आप फंसो, पर आपसे बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूं आप फंसो, तब तो आप गलतियों को याद रखोगे। आप सबके सामने अगला सवाल है, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। बन जाए तो आसान थे, है। सॉल्युबिलिटी ऑफ Ag2CO3 विल बी मैक्सिमम इन। आपसे पूछा है इसमें Ag2CO3 की सॉल्युबिलिटी कहां मैक्सिमम होगी। बच्चों आपको याद रखना है, कॉमन आयन की वजह से, कॉमन आयन की वजह से, हिंदी लिख दो चलेगा ना, तो लिख दिया मैंने, कॉमन आयन की वजह से सॉल्युबिलिटी घटता है, कॉमन आयन की वजह से सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। Ag2CO3 एक Ag है, एक कार्बोनेट है, Na2CO3 कार्बोनेट, कॉमन आयन घटेगा, Ag कॉमन आयन घटेगा, 1 और 3 को तो भूल जाओ। अब आते हैं पानी में, पानी मतलब वाटर, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्साइड, यहाँ हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे कोई कॉमन आयन नहीं है, मतलब पानी में तो घटेगा नहीं, ये बात पक्की है, पर बढ़ने की कोई वजह नहीं है। जब आपको मैंने इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बताया था, तो इलेक्ट्रोलाइट का जो अल्फा होता है वो दो तरीके से बदलता है, एक होता है कॉमन आयन, आपको याद हो, और एक होता है ऑड आयन, याद आया। जो ऑड आयन है उसमें अल्फा बढ़ता है, लेकिन जो कॉमन आयन होता है उसमें अल्फा घटता है। बच्चों कभी कभी जब आयोनिक के सवाल आते हैं तो उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी कंसेप्ट लग जाते हैं, तो जब आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लेते हो ना, तो आयोनिक के कुछ अच्छे सवाल बन पाते हैं। जैसे ये जो सवाल है, इसमें बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, मैं बता देता हूं कि जैसे ही Ag2CO3 को मिलाते हो तो उसमें एक आयन Ag प्लस आता है, और जो अमोनिया है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन होने की वजह से यहाँ पे जो बिहेवियर है वो ऑड आयन के जैसा होता है, मतलब ऐसा मानो कि रिएक्शन हो गई ऑड आयन के जैसा है, इसलिए जैसे ही आप Ag2CO3 को अमोनिया मिलाते हो तो बिकॉज ऑफ ऑड आयन, बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, रिएक्शन आगे शिफ्ट हो जाती है, तो हम लोग कहते हैं जो Ag2CO3 है उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो NH3 में मैक्सिमम होगी, 1 में नहीं होगी, 3 में नहीं होगी, क्योंकि कॉमन आयन है। वाटर में ना तो बढ़ेगी ना तो घटेगी, लेकिन अमोनिया में बढ़ रही है बिकॉज ऑफ ऑड आयन, ऐसा सोचो, बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। मैंने लिखा है ऑड आयन के जैसा, जैसा का मतलब वैसा नहीं, का मतलब है जैसा, क्लियर। तो अगर आप सब समझ गए हैं तो बच्चा मुझसे पूछता है सर हमें कैसे पता चलेगा कब कब कॉम्प्लेक्स बनता है। बिल्कुल आपको अंदर से पता नहीं चलेगा, उसके लिए आपको केमिस्ट्री पढ़नी होगी। जब आप पूरी केमिस्ट्री पढ़ते हो, जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लेते हो, तो जान जाते हो अच्छा इस वजह से ऐसा होता है, तो तब कंसेप्ट आते हैं। जैसे साइनाइड का सवाल आता है, तो साइनाइड में कॉम्प्लेक्स बनता है, आपको पता होना चाहिए, तो वो पढ़ोगे तो आएगा। अभी फिलहाल इस सवाल में मैंने आपको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। आप सबके सामने स्क्रीन पे है अगला सवाल। हर्षित बेटा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप सबके सामने स्क्रीन पे है अगला सवाल। अभी डाउट है हर्षित तो अलग से पूछना, हम आगे बढ़ चुके हैं, अगले सवाल पे ध्यान दे। हर्षित अलग से कॉल करके पूछ लेना। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AlCl3 is 2.7 into 10 की पावर -27। आपने को सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब KSP दे रखा है। देन फाइंड आउट कंसंट्रेशन ऑफ Cl- इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AlCl3। कितना घटिया सवाल है यार, अभी जो हमने कुछ देर पहले किया था उसी का उल्टा है। वहां कंसंट्रेशन से S निकाला, यहाँ S से कंसंट्रेशन निकाल दो। हेलो, आसान है क्या? ऐसा कौन बच्चा है जो ये सवाल नहीं समझ पाया? कर तो आप लोगे, मुझे पक्का है कि आराम से करोगे तो पक्का बन जाएगा। सवाल बेटा आपसे Cl- का कंसंट्रेशन पूछा है, सुनो। AlCl3 का जब डिसोसिएशन होगा तो Al3++3Cl- होगा ना। AlCl3 का KSP बहुत छोटा है, सुनो सुनो सुनो, AlCl3 का KSP वेरी वेरी स्मॉल, KSP वेरी वेरी स्मॉल है, तो हमें पता चल गया कि वो स्पेरिंगली सॉल्युबल है।
कई बार बच्चे मुझसे ये भी पूछते हैं, सर आपको कैसे पता चलता है कौन स्पेरिंगली सॉल्युबल कौन नहीं? बेटा केएसपी का डाटा देख के। तो ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, मतलब इसका जो सॉल्युबिलिटी आएगा वो S के बराबर आएगा और इसका जो कंसंट्रेशन आएगा वो 3S आएगा। हेलो, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ Al3 प्लस S? व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस 3S? हमसे सॉल्युबिलिटी पूछा है कि कंसंट्रेशन पूछा है? सर कंसंट्रेशन पूछा है, तो सॉल्युबिलिटी निकालो, उसका 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब कंसंट्रेशन आएगा। And the correct answer is 3 into 10 power minus 7 molar. पहले सॉल्युबिलिटी निकालो फिर उससे कंसंट्रेशन आएगा। सवाल में ध्यान से पढ़ना है, आपसे सॉल्युबिलिटी पूछा होता तो S खत्म, लेकिन सवाल आपसे सॉल्युबिलिटी नहीं पूछा है, सवाल आपसे कंसंट्रेशन पूछा है and the concentration will be 3S, that is 3 into 10 power minus 7. समझ गए क्या? समझ गए तो आप सबके सामने स्क्रीन पे है अगला सवाल, बहुत सिंपल सवाल है। बहुत सिंपल यार, कितना समय लग रहा है? आपको S के फॉर्म में लिखना है, S के फॉर्म में। क्या मतलब है ABCD? जैसा मैंने आपसे पूछा था ABCDEF लिख दिया, अपने को तो स्टोइकियोमेट्री से मतलब है, वैलेंसी से मतलब 1 1 2। कितना सिंपल है यार, कितना समय लगा रहे हैं? 1 1 2 1 1 2 1 की पावर 1 की पावर 1 1 की पावर 1 2 की पावर 2। ये क्या? एंड द करेक्ट आंसर इज 1 की पावर 1। हेलो, केएसपी क्या लिखोगे? 1 की पावर 1 इंटू 1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू S की पावर 2 3 4 4 बोले तो 4S की पावर 4। इज दिस क्लियर? आप सबके सामने स्क्रीन पे है अगला सवाल, ये बढ़िया सवाल है, देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। आप सबके सामने स्क्रीन पे है अगला सवाल। केएसपी ऑफ एक्स वाई इज 4 इंटू 10 माइनस 16। चलिए ऐसा करिए, इस सवाल को आप होमवर्क पे लिख लो बच्चों, क्योंकि मैं आपसे एक कंसेप्ट और डिस्कस कर लूं 2 मिनट में, ताकि आपको जो मैंने होमवर्क दिया था ना, आपसे सारे सवाल बन जाए। बेटा इसे होमवर्क में कर ले, इसे मैं हटा रहा हूं, मैं इसे डिस्कस नहीं करूंगा। इस सवाल को आप सब होमवर्क में कर ले प्लीज, मैं कुछ और डिस्कस कर रहा हूं, आपका ध्यान चाहिए। देखो बेटा, ये जो सवाल था इसे मैं होमवर्क दे देता हूं, एक और सवाल है। नेक्स्ट हुआ क्या, आपका ध्यान चाहिए। याद हो हम लोग इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे, याद है क्या? अरे याद है क्या? वो सवाल में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, अभी टाइम हो चुका है, तो मैं आपसे कंसेप्ट और डिस्कस कर रहा हूं, ताकि जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो सवाल भी आप कर लो, ठीक है? हाँ, अगर आपको इक्विलिब्रियम याद हो तो मैंने कहा था एक के होता है, बोलो याद है? बोलो याद है? एक के होता है, याद है? एक क्यू होता है, याद है? के का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, क्यू का मतलब रिएक्शन क्वोशेंट है। जो क्यू होता है, देखने में, सुनने में, लिखने में, पढ़ने में, जो क्यू होता है देखने में, सुनने में, लिखने में, पढ़ने में बिल्कुल के जैसा होता है, बस फर्क इतना होता है कि इक्विलिब्रियम पे होता है, क्यू कभी भी होता है, क्यू एनी टाइम पे होता है। जैसा वहां के और क्यू में होता है, वैसा ही यहां पर केएसपी और क्यूएसपी में होता है। केएसपी और क्यूएसपी, एसपी लिखा है। जैसा वहां के और क्यू होता है, वैसा ही यहाँ पे केएसपी और क्यूएसपी होता है, बस वहां एसपी एसपी, वहां एसपी नहीं था, नहीं है, मतलब आपको याद हो तो आपने पढ़ा था क्यू कभी के से बड़ा होता है, क्यू कभी के से छोटा होता है, क्यू कभी के बराबर होता है। बच्चों याद आया? याद आया? अगर क्यू के से बड़ा है, आपको जवाब देना है, मैं देखना चाहता हूं याद है कि नहीं। अगर क्यू से बड़ा है, अगर क्यू के से बड़ा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा बैकवर्ड जाएगा? अगर Q K से बड़ा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड की बैकवर्ड? बैकवर्ड, क्या बात है। अगर Q K से बड़ा है तो आप सबको पता है रिएक्शन बैकवर्ड। अगर Q K से छोटा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड, बहुत बढ़िया, फॉरवर्ड। अगर Q K के बराबर है सर ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम। इसे ऐसे समझते हैं, हमने सॉल्ट को मिलाया, उससे एनायन और कैटायन आया, ये एनायन है ये कैटायन है, राइट? जब पीछे जाएगा तो उसे बोलेंगे प्रिसिपिटेशन, जब आगे जाएगा तो बोलेंगे सॉल्युबल। हेलो, पीछे जाएगा तो सॉल्ट, बच्चों सुनो ना इधर, पीछे जाएगा तो सॉल्ट मतलब प्रिसिपिटेशन, आगे जाएगा तो सॉल्युबल। हेलो, जैसा वहां पे के होता था ठीक वैसा ही यहाँ पे केएसपी है, जैसा वहां पे क्यू होता था ठीक वैसा ही यहाँ पर क्यूएसपी है। मतलब जब हम किसी भी पॉइंट पे, किसी भी कंसंट्रेशन पे
किसी भी आयन की कंसंट्रेशन से आयनिक प्रोडक्ट लिखेंगे उसे हम लोग बोलते हैं QSP। क्या बोलते हैं? QSP। जैसे AgCl का QSP लिखा तो कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। QSP लिखा तो कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। देखने में, लिखने में, पढ़ने में बिल्कुल के जैसा है, बस फर्क इतना है कि केएसपी में इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन है, सैचुरेशन का कंसंट्रेशन है, क्योंकि सैचुरेशन का मतलब इक्विलिब्रियम होता है, लेकिन क्यू पे किसी टाइम का है। जो क्यू आएगा कभी केएसपी से छोटा होगा, क्यू कभी के से छोटा होगा। क्यू जब के से छोटा होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा मतलब अभी और घुलेगा, मतलब प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। बच्चे सुन रहे हैं ना? प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से क्यू अगर कभी के बराबर है तो जो रिएक्शन है, जो सॉल्यूशन है, ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर है। अगर कभी क्यू के से बड़ा है तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। बैकवर्ड का मतलब क्या है? प्रेसिपिटेशन होगा, सर सॉल्ट बनेगा। क्लियर? मैंने आपको बताया कि बेटा जब सॉल्ट सॉल्युबल होता है तो बिकॉज ऑफ कॉमन आयन, बिकॉज ऑफ अदर आयन कंसंट्रेशन, ये पॉसिबल है कि जो सॉल्ट घुला है वो प्रेसिपिटेट हो जाए। सर क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सॉल्ट की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है सॉल्वेबिलिटी। समझिएगा मेरी बात को। इस पानी में एक सॉल्ट की मैक्सिमम कैपेसिटी है, लेट्स से 3 चम्मच की बात करी थी अपन ने, 3 चम्मच। तो 3 चम्मच सॉल्ट इसके अंदर घुला हुआ है। अब 3 चम्मच सॉल्ट इसकी मैक्सिमम सॉल्वेबिलिटी। तो यार जब आयन अंदर ज्यादा होंगे, हो सकता है उसमें जो भी कैटायन है, जो भी एनायन है, जब कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो उसको पता है कि मुझे मैक्सिमम इतनी ही कंसंट्रेशन रखनी है। जब कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो स्वाभाविक सी बात है कुछ सॉल्ट प्रेसिपिटेट होगा। प्रेसिपिटेट कैसे होगा, आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी, ये समझने के लिए हमने क्यूएसपी का कंसेप्ट बनाया। तो आपको इतना याद रखना है कि जब जब क्यू के से ज्यादा होगा तब तब प्रेसिपिटेशन होगा। ये वैसा ही है जैसा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में होता था, बिल्कुल आप उससे रिलेट कर सकते हैं। इसे मैं एक एग्जांपल की मदद से आपको समझाता हूं किस प्रकार से क्यू और केएसपी रिलेट होता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखिएगा। सबसे पहला है सवाल, इन अ सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन इज 10 की पावर -6 मोलर। एक सॉल्यूशन है, उसमें Ag प्लस आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर -6 मोलर है। हमसे सवाल पूछ रहा है कि क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए कि AgCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए। मतलब अपने को AgCl का केएसपी दे रखा है। आप सभी जानते हैं जो AgCl है, जब ये सॉल्यूशन में जाएगा तो Ag प्लस और Cl माइनस फॉर्म में टूटेगा, राइट? इसका जो केएसपी होगा, बच्चे सुनिएगा, इसका जो, मैंने कहा सुनिएगा तो सुनिएगा, इसका केएसपी होगा कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। ये क्या है सर? Ag प्लस की कंसंट्रेशन कब की? इक्विलिब्रियम की। क्या जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है वही सैचुरेशन पॉइंट होता है? जी हाँ। मतलब मुझे यहां पर Ag प्लस की वो कंसंट्रेशन लिखनी है जो कि सैचुरेशन की है, जो कि इक्विलिब्रियम की है। मुझे यहां पे Cl माइनस की वो कंसंट्रेशन लिखनी है जो कि सैचुरेशन की है, जो कि इक्विलिब्रियम की है। क्लियर? तो केएसपी दे रखा है, Ag प्लस दे रखा है, Cl माइनस की सैचुरेशन कंडीशन बतानी है। कौन सी बड़ी बात है सर? कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस बराबर केएसपी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कर देंगे, कर देंगे। यहां से जो आंसर आता है वो आता है 10 की पावर -4। कितना आता है? 10 की पावर -4, राइट? सॉल्व करोगे आ जाएगा 10 की पावर -4। 10 की पावर -10 है, -6 है, आ जाएगा 10 की पावर -4। सेकंड पार्ट आपसे क्या पूछा है बच्चों, सुनिएगा। सेकंड पार्ट एग्जैक्टली उसी से मिलता जुलता है, थोड़ा सा अंतर है। इन अ सॉल्यूशन concentration of Ag plus is 10 की power -6, then out the concentration of chloride ion, find out the concentration of chloride ion in which precipitation of AgCl will occur। अपने को बताना है वो कंसंट्रेशन जब प्रेसिपिटेशन होगा। प्रेसिपिटेशन तभी होता है, प्रेसिपिटेशन तभी होता है जब आयन की कंसंट्रेशन उसके सॉल्युबिलिटी वाले पॉइंट से ज्यादा है। मतलब सॉल्युबिलिटी के हिसाब से जितनी कंसंट्रेशन आनी चाहिए, मतलब अगर AlCl3 है तो यहां पे Al3 प्लस की कंसंट्रेशन S है, अगर Cl माइनस है तो उसकी कंसंट्रेशन 3S है। मतलब अगर Al की कंसंट्रेशन S से ज्यादा होगी, अगर Cl माइनस की कंसंट्रेशन 3S से ज्यादा होगी तभी प्रेसिपिटेशन होगा। जब आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तभी प्रेसिपिटेशन होगा, या प्रेसिपिटेशन होने के लिए QSP को KSP से बड़ा होना होगा। जब Q बड़ा होगा तभी रिएक्शन पीछे जाएगा। जब मैं QSP लिखूंगा, बच्चों सुनिएगा, मुझे पता है कि Ag प्लस और Cl माइनस की कंसंट्रेशन 10 की पावर -6, 10 की पावर -4, मतलब जो KSP है वो है 10 की पावर -6
इंटू 10⁻⁻⁴। सवाल हमसे पूछ रहा है क्लोराइड आयन की कितनी कंसंट्रेशन हो कि प्रिसिपिटेशन हो, मतलब क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻⁴ से ज्यादा हो। अगर मुझसे Ag प्लस कहता तो हम क्या कहते, 10⁻⁻⁶ से ज्यादा हो। अरे जब कंसंट्रेशन इसके इक्विलिब्रियम पॉइंट से ज्यादा होगा तभी तो प्रिसिपिटेशन होगा। तो मुझे देखना है इन चारों में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पे वो 10⁻⁻³ से ज्यादा है, -4 से ज्यादा है। एक ही ऑप्शन है, 10⁻⁵ कम है, -6 कम है, -3 ज्यादा है, -4 तो इक्वल है, इसमें सैचुरेशन होता है, हेंस आंसर विल बी 10⁻3। लॉजिक ये है कि प्रिसिपिटेशन तभी होगा, सुनो सुनो सुनो, प्रिसिपिटेशन तभी होगा जब आयन की कंसंट्रेशन, चाहे Q के फॉर्म में सोच लो, कंसेप्ट नंबर 1, या दूसरा कंसेप्ट ये है जब कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम से ज्यादा होगी। तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आप S से निकाल लेते हो। इज दिस क्लियर? तो ये कहानी थी हमारी आज की। इस पे भी सवाल है, एक सवाल और कर ले क्या? टाइम हो चुका है, बहुत सारा टाइम हो चुका है। चलिए फिर मैं सारे सवाल नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, अभी जल्दबाजी में नहीं करते हैं। तो एक बार आप होमवर्क अटेम्प्ट करना, मैंने सवाल नहीं कराया है तो फिर हो सकता है आप ऐसा करो, होमवर्क थोड़ा डिक्रीज कर लो, होमवर्क थोड़ा सा डिक्रीज कर ले बच्चों, मतलब आपसे सारे सवाल बन जाए, मैं ये चाहता हूं, क्योंकि उसमें मैंने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के भी सवाल के साथ साथ आप लोग जो होमवर्क है 59 कर सकते हो, वैसे अटेम्प्ट कर लीजिएगा, 59 तक कंपलसरी करें, 76 तक मैंडेटरी है। आपका जो होमवर्क रहेगा 59 तक कंपलसरी, आपका जो होमवर्क रहेगा 59 तक कंपलसरी होमवर्क। बाकी जो मैंने दिया वो तो करना ही है, जो शुरू मैंने बता दिया स्टार्टिंग में, एक्सरसाइज 59 कंपलसरी और अप टू 78 79 ऑप्शनल है, आप देख लेना, ठीक है? अगर बन जाए तो ठीक है, वरना परेशान मत होना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। मैं आपकी इस क्लास का हैंडआउट बना दूं, मैंने 2 सवाल क्लास के हैंडआउट में भी होमवर्क में दिए, वो भी मैं डिस्कस करूंगा, उनका सोल्यूशन भी मिटा दूंगा, केवल सवाल रहेंगे, वी विल डिस्कस दैट इन नेक्स्ट क्लास। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। आप सबके सामने भी पॉपअप आया होगा, पॉपअप की मदद से भी आज की क्लास के हैंडआउट को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? और बाकी सभी बच्चों को लिंक पे मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। मैं से क्लोज कर रहा हूं बच्चों, पढ़ते रहिए पूरी ताकत से।